गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडीओ के मेगा टेस्ट 4 के सॉल्यूशन में, जिसमें हम जान रहे हो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी तरह के उसी पैटर्न पे हम आपका क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। टोटल एडीओ में कितना होने वाला है टेस्ट? 20 टेस्ट। तो चौथा टेस्ट हो चुका है। अभी भी जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोरबा और बिलासपुर ब्रांच के ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ वॉइस आ रही है ना? चलो ठीक है। तो आप जान रहे हो कि जो एडीओ का एग्जाम है उसमें 15 नंबर का छत्तीसगढ़ का जीएस रहने वाला है, 25 नंबर का इंडिया जीएस रहने वाला है, हिंदी जो है वो 10 नंबर का, और ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज जो है ये 50 नंबर का रहने वाला है। तो इसी पर आधारित जो है आज प्रश्न रहने वाला है। एडीओ का मेगा टेस्ट 4 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी 100 प्रश्न है। जितने भी मेगा टेस्ट है सब में 100 प्रश्नों के आधार पर जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा उसी के हिसाब से ही टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन हमारे टेस्ट में है वो आज आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मड़ई महोत्सव के समय किया जाता है। तो इसमें से कौन सा नृत्य जो है वो मड़ई महोत्सव के समय किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। आंसर है ऑप्शन सी, एबाल तोर नृत्य। याद रखना, मड़ई महोत्सव के दौरान अंगादेव, किसके भाई? अंगादेव की पूजा के लिए एबाल तोर नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझ माड़िया जनजाति की कृषि तकनीक निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की है? तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो पेद्दा कृषि होता है वो अबुझ माड़िया जनजाति करती है। इसके अलावा दिप्पा कृषि भी करती है और अस्थाई स्थाई कृषि भी करती है। अस्थाई कृषि का मतलब ये होता है ना कि एक जगह खेती करने के बाद दूसरे जगह खेती करना, फिर तीसरे जगह खेती करना, लेकिन जहां वो प्रॉपर रूप से बसे हुए हैं वहां तो वो स्थाई खेती ही करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर के आवास स्थान को, बिरहोर जो जनजाति है इसके आवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? माड़ा, टाड़ा, फांदा, या तो ना तो एक ना तो दो। बताइए, बिरहोर जनजाति के जो आवास स्थान है इसको किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिरहोर जनजाति के आवास स्थान को टाड़ा नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, किस नाम से जाना जाता है? टाड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बिस्सर खाने की प्रथा प्रचलित है? बिस्सर खाने की प्रथा प्रचलित है। अबुझ माड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा या बिरहोर? तो इसका सही उत्तर है बिरहोर। इसका सही उत्तर क्या है भाई? बिरहोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को मुडमा कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? मुडमा। इसके साथ आपको याद रखना है कि इसमें तो है नहीं, तो मुडमा को और क्या कहेंगे? तो बड्डे खोली कहा जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन बी, बड्डे खोली, है ना, बड्डे खोली। ठीक है, तो बड़े खोली ऐसे याद रखना, बड़े खोली को बड्डे खोली बोल रहे हैं। चलो, बैगा जनजाति में चौखाना मूंगी किसे कहा जाता है? पारंपरिक औजार है, वस्त्र है, आभूषण है या बर्तन? फटाफट कमेंट करेंगे एकदम फटाफट से। ठीक है, तो बैगा जनजाति में चौखाना मूंगी जो है वो परंपरागत वस्त्र को कहा जाता है। बिल्कुल सही, जो भी आंसर भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये आपका वो है, युवा गृह को मिलाने का ऑप्शन है। तो आप जानते हो मुड़िया जनजाति का युवा गृह क्या है भाई? घोटुल। उरांव जनजाति का क्या है? तो उरांव जनजाति का है धुमकुरिया। अब परजा का धांगा बक्सर होगा और भुइया का हो जाएगा भाई रंगभंग। ठीक है, क्योंकि परजा कहां गई थी? बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध में परजा गई थी तो परजा का बक्सर याद रखना, धांगा बक्सर। अब भुइया, तो भुइया का रंग और रंग में भंग। ठीक है, तो भुइया का रंग भंग याद रखना है आपको। तो इससे आप युवा गृह और जनजाति को सुमेलित कर पाएंगे। नेक्स्ट, मुरिया जनजाति के युवा गृह को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके? मुरिया जनजाति के। क्वेश्चन क्या है? मुरिया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। बिल्कुल सही। मुरिया जनजाति के युवक सदस्य को सिरेदार कहते हैं। अब आप बताइए सही है कि गलत? मुरिया जनजाति के युवती सदस्य को मुटियारिन कहते हैं। बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी आएगा।
दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि मुरिया जनजाति के युवक सदस्य को चेलिक कहा जाता है। याद रखना, मुरिया जनजाति का जो युवक सदस्य है इसको क्या कहा जाता है भाई? चेलिक कहा जाता है, ना कि सिरेदार। सिरेदार जो है पुरुष सदस्य प्रमुख को कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष सदस्य जो होते हैं उनके प्रमुख को, उनके लीडर को सिरेदार कहा जाता है, और जो महिला सदस्य होते हैं घोटुल में, उनके लीडर को बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, मुरिया जनजाति के युवक सदस्य को चेलिक कहा जाता है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण धमतरी में है, पहला पॉइंट। दूसरा, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का गठन राजनांदगांव में किया गया। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट क्या लोगे आंसर सही कथन में? तो दोनों ही पॉइंट गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो। क्यों भाई? क्योंकि कमार विकास अभिकरण जो है वो गरियाबंद में है। कहाँ है भाई? गरियाबंद में, ना कि धमतरी में। और बैगा विकास अभिकरण जो है वो कवर्धा में है, और अभी अभी 14 सितंबर 2022 को नया गठित किया गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। याद रखना, 14 सितंबर 2022। ठीक है, तो कवर्धा में तो था ही बैगा विकास अभिकरण, और अभी अभी जो है हाल ही फिलहाल में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जो है गठित किया गया है बैगा विकास अभिकरण। तो इसका आंसर दोनों ही गलत था, क्योंकि कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में है और बैगा विकास अभिकरण जो है कवर्धा और कहां है भाई? साथ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। देखो, घोटुल के प्रमुख देव लिंगोपेन है, लेकिन अबुझ माड़िया जनजाति में किसको पूजा किया जाता है? तालुर मुंते को। और नेक्स्ट क्वेश्चन अबुझ माड़िया से पूछ रहा है, तो हो सकता है लिंक हो, इसीलिए पहला कथन इसका सही है, दूसरा गलत, केवल एक सही, क्योंकि अबुझ माड़िया का अर्थ होता है पर्वतों के निवासी। ठीक है, पर्वतों के निवासी। ठीक है, अबुझ माड़िया का अर्थ होता है पर्वतों के निवासी। और मेटाभूम जो है ये अबुझमाड़ क्षेत्र को कहते हैं। अबुझमाड़ जो क्षेत्र है ना, अबुझ माड़िया का अर्थ मेटाभूम नहीं होता, अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम कहते हैं। और मेटाभूम में रहने वाले लोग खुद को मेटा कोइतोर कहते हैं, मतलब अबुझ माड़िया खुद को मेटा कोइतोर कहते हैं, पर्वतों के निवासी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति द्वारा भूमि की रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा की जाती है। बैगा जनजाति द्वारा बीमारियों से रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा की जाती है। तो सही कथन चुनना है, तो कौन कौन सा सही होगा? तो इसमें से पहला पॉइंट भी गलत, दूसरा भी गलत। क्यों दोनों गलत है ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। याद रखना, भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं, जबकि बीमारियों से रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा करते हैं। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों ही पॉइंट गलत हो गए। अगर भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव और बीमारियों की रक्षा के लिए दुल्हा देव लिखा रहता तो सही होता दोनों पॉइंट। तो यहां पर दोनों ही पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। चलो, कमार जनजाति का प्रधान कुरहा कहलाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। कमार जनजाति में दो उपवर्ग हैं, चौकथिया और उथलूस। तो दूसरा पॉइंट गलत है, केवल कथन एक सही है। ठीक है, कमार जनजाति का दो उपवर्ग जो है वो होता है बुधरजिया और दूसरा है मकाड़िया। मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो कमार जनजाति के जो दो उपवर्ग हैं बुधरजिया और मकाड़िया, मकाड़िया याद रखना। ठीक है, कोरवा जनजाति में मृत संस्कार को कुमारी भात कहते हैं, और कोरवा जनजाति क्रियाक्रम में नवाधानी की परंपरा अपनाती है। दोनों में सही कथन का आपको क्या करना है भाई? चयन करना है कि सही क्या है। ठीक है, दोनों में ही आपको क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो याद रखना, कोरवा जनजाति में क्रियाक्रम, ठीक है, कोरवा जनजाति में जो मृत संस्कार होता है उसको नवाधानी कहते हैं, मतलब ये वाला इसमें लिखा है, और क्रियाक्रम को कुमारी भात कहते हैं। तो दोनों ही उल्टा लिखा है, इसीलिए दोनों गलत हो गया। और कथन एक और ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, ऑप्शन डी आएगा। दोनों ही कथन गलत है। याद रखना, मृत संस्कार को है ना, मृत संस्कार को नवाधानी कहते हैं ये, और क्रियाक्रम जो है ना इसको कुमारी भात कहते हैं, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 42 उपजातियां पाई जाती हैं। गोड़ जनजाति के प्रमुख देव दुल्हा देव है, बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट गलत, ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजातियां गोड़ जनजाति की है, लेकिन वो 42 नहीं है, 41 है। इसलिए इसका आंसर आएगा केवल कथन दो सही है। निम्नलिखित में से हलबा जनजाति की उपजाति नहीं है। तो बस्तरिया होता है, छत्तीसगढ़िया होता है, मरेठिया होता है, बाधरजिया नहीं होता, याद रखना। ठीक है, बाधरजिया नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं? तो याद रखना, अपने आप को सबरी का पूर्वज मानने वाली जो जनजाति है वो है सौरा। सौरा जनजाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानती है। नेक्स्ट, प्रधान जनजाति मुख्यतः बलौदाबाजार, रायपुर एवं बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। बिल्कुल सही। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल होते थे, और इन्हें पटरिया कहा जाता था। ये गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे जो गाथावाचक के रूप में जाने जाते थे। बिल्कुल सही। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को गुडन के नाम से पुकारते हैं? तो स्वयं को गुडन के नाम से पुकारते हैं, ना तो 1 ना तो 2, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में 8 वर्ष की आयु में लड़की को कपाड़ खोदना अनिवार्य है। बैगा स्त्रियां 15-16 वर्ष की आयु में पीठ, जांघ, पछाड़ी, छाती और कोरी गोदना गुदवाती हैं। कमार स्त्रियों का मानना है कि मोर, बिच्छू और मक्खी के आकार का गोदना गुदवाने स्वर्ग प्राप्त होता है। पहाड़ी कोरवा जनजाति की स्त्रियां आभूषण जहां पहनते हैं वहीं पर गोदना गुदवाती। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। चारों ही पॉइंट सही है, तो आंसर आएगा सभी कथन सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो याद रखना, नालूंग, सयूंग, सारूंग, येरूंग, मतलब 4, 5, 6, 7। तो ये होगा 4, 5 देवता, 6 देवता, 7 देवता। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सारूंग 6 देवता, नालूंग 4, सयूंग 5, न स सा ये, ऐसी कोड याद रख लेना, 4, 5, 6, 7। तो मैच कौन का सा कर रहा है? ऑप्शन सी। तो सारूंग का क्या हो जाएगा? 6 देवता हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिंझवार जनजाति विंध्यवासिनी की पूजा करती है। तो बिल्कुल सही, बिंझवार जनजाति विंध्यवासिनी की पूजा करती है। कोरवा जनजाति सरना देवी की पूजा करती है, तो ये गलत हो जाएगा। कोरवा जनजाति के लोग जो है वो, इनकी इष्ट देवी है खुड़िया रानी। खुड़िया रानी क्या है भाई? इनकी इष्ट देवी है। अच्छा, कमेंट करके बताएंगे कि सरना देवी जो है ये किनके इष्ट देवी है? तो यहां पर केवल एक सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। बैगा जनजाति बेवार नामक स्थानांतरित कृषि करती है। सही। कमार जनजाति पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि करती है। गलत, क्योंकि कमार जनजाति दाहिया कृषि करती है। अबुझ माड़िया जनजाति दाहिया नामक कृषि करती है। गलत, क्योंकि अबुझ माड़िया पेद्दा नामक कृषि करती है। और इनमें एक चीज याद रखना कि भतरा जो है वो दहिया नामक कृषि करती है। दहिया याद रखना, भतरा का याद रखना क्या? तो भतरा का याद रखना दहिया। ठीक है, नेक्स्ट, खड़िया जनजाति, कौन सा कथन सही है? खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती है। बिल्कुल सही। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करती है। बिल्कुल सही। कंडरा जनजाति बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। बिल्कुल सही। पारधी जनजाति कृषि कार्य करती है। गलत, पारधी जनजाति काले पक्षियों का शिकार करती है। तो यहां पर 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फी, मुड़िया और माड़िया जनजातियों द्वारा सल्फी के पेड़ से निकाला जाता है। बिल्कुल सही। ताड़ी बैगा जनजाति द्वारा ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। सही। छिंदरस माड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा छिंद के पेड़ से निकाला जाता है। ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़िया जो है वो पहाड़ी कोरवा जनजातियों का प्रमुख पेय है जो चावल से बनता है। बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4 सही है। पांचवा गलत, क्योंकि पेज गोड़ जनजातियों द्वारा मक्का से बनाया जाता है। तो नहीं, पेज जो है मक्का से नहीं बनता, गोड़ जनजाति द्वारा चावल से बनाया जाता है। इसीलिए पांचवा पॉइंट गलत हो गया। 4 पॉइंट आपके क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को जमाना है ना? जनसंख्या, एसटी पॉपुलेशन में जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर सिर्फ पूछता है ना, जनसंख्या के आधार पर, तो हम क्या लेते हैं? जसपुर, जसपुर के बाद बस्तर और उसके बाद है रायगढ़। ये जनसंख्या के आधार पर। लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर पूछे तो सबसे ज्यादा सुकमा में है। सुकमा के बाद बीजापुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। गोल घूम जाना है बस। सुकमा, बीजापुर, नारायण, दंतेवाड़ा, ऐसे करके गोल घूम जाओ। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक, प्रतिशत के आधार पर। चलो भाई मिला लेते हैं। लमसेना विवाह को आप जानते हो, इसको सेवा विवाह कहते हैं। पाइसोतुर, इसको क्या कहते हैं? वर द्वारा वधु का अपहरण। पैठू, वधु द्वारा
वर के घर जबरन प्रवेश करके विवाह कर लेना। हल्दी पानी किसको कहते हैं? विधवा या विधुर पुनर्विवाह को कहा जाता है। तो पायसोतुर मतलब पाया रे, अपहरण करके पा लिए, और पैठू मतलब जाके बैठ गए बताए वधु द्वारा। ठीक है, तो ये वर जो है वधु का अपहरण करके कर लेता है, ये पायसुतुर है। और वधु को जब शादी करना हो, किसी से नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, उसके घर घुस गए, शादी कर लिए, ये पैठू विवाह कहलाता है। ठीक है, चलो धीरे धीरे शब्द किस पद भेद के अंतर्गत आता है? तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? क्रिया विशेषण। यह लाल गुलाब है, इसमें लाल क्या है? तो ये गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या है भाई? विशेषण है। ठीक है, यह पुस्तक मोहन की है, की से क्या होगा इस वाक्य में? कौन सा कारक है? तो का के की मतलब संबंध कारक। याद रखना, का के की का मतलब क्या होता है? संबंध कारक होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें ना छांटने बोल रहा है, 4 ऑप्शन 4। भाववाचक संज्ञा मतलब ईमानदारी, फिर व्यक्तिवाचक सामने बोल रहा है मतलब गंगा, समूहवाचक मतलब तीसरे में सेना आएगा, और जातिवाचक मतलब अंगूर। तो ईमानदारी, गंगा, सेना, अंगूर, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी को थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ पर खट्टा लिखना पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन बन गए भाई हमारे, है ना? अब आगे पढ़ना है, बताओ। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, जल्दी से बताएंगे। इसमें भी वही पूछा गया है क्या? तो आपको बताना है कि संज्ञाएं बतानी है, कौन सा भाववाचक, कौन सा समूहवाचक, कौन सा व्यक्तिवाचक और कौन द्रव्यवाचक, क्रमशः बताना है। पहले बताना है क्या? भाववाचक। तो इनमें सब अब देख लो, इतना आसान क्वेश्चन तो शायद ही कोई देखो, पहला वर्ड देखना है, पहला में भी आप बता सकते हो कि इनमें से पहला क्या बोला जा रहा है? भाववाचक। भाववाचक, भावना कब? तो सर याद रखना, मीठा, मीठा में अगर क्या हो, मिठास आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? भाव के रूप में आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका, मिठास। फिर कक्षा आ जाएगा समूहवाचक, व्यक्तिवाचक में बाइबिल, किसी पुस्तक या ग्रंथ के नाम को व्यक्तिवाचक में लिया जाता है, और तेल आ जाएगा द्रव्यवाचक में। तो 31 में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए और फिर से बताना है सर्वनाम के हिसाब से, कौन सा सर्वनाम किस में है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोला जाता है? कौन सा आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, इसके बारे में बताएंगे। तो बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। अब एक चीज देखो यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर सेकंड है प्रश्नवाचक। तो आपको ज्यादा चीज नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, सेकंड वाले सेक्शन में जाइए। अब प्रश्नवाचक देखिए, प्रश्नवाचक कौन सा है जी? यह क्या प्रश्नवाचक है? यह, कुछ और कहाँ। तो प्रश्नवाचक कहाँ, आंसर है डी, आंसर है डी। देखो आप लोग क्या सोचते हो, सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, कहाँ पर निश्चयवाचक, कहाँ पर प्रश्न? एकदम इजी है जी। अगर इसमें ऑप्शन में ज़्यादा नहीं घुमाया गया है, ऑप्शन में ज़्यादा घुमाया जाता तब आप ज़्यादा कंफ्यूज होते। यहाँ पर तो ऑप्शन में घुमाया ही नहीं गया है, जहाँ पर कहाँ एक ही शब्द से आप प्रश्नवाचक से ही आप बाकी चीज़ निकाल सकते हो। तो इससे पता चला निश्चयवाचक, यह निश्चयवाचक है। अनिश्चय में कुछ, कुछ अनिश्चय है। और निजवाचक में आ जाएगा क्या? निजवाचक में ज़्यादातर आता है असली वर्ड जो है आप आता है, और आपसे रिलेट करता हुआ यहाँ पर क्या दिया गया? स्वयं के लिए बात की है। जहाँ पर आप निजता की बात करेंगे, निजीपन की बात करेंगे, स्वयं की बात करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो बताइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर 33 नंबर क्वेश्चन। भेदों पर विचार कीजिए और इसके हिसाब से बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित है, जो क्या संबंधवाचक है, हम पुरुषवाचक है, कौन निश्चयवाचक है, आप निजवाचक है। अब ये देखो यार, ये तो सबसे पहले ही पता चल रहा है कौन प्रश्नवाचक है जो निश्चयवाचक नहीं हो। ऐसे ही सेलेक्ट करके आप लोग भी हल करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। दूसरा तो नहीं है कि नहीं है? फिर बताइए, क्या आप निजवाचक सर्वनाम हैं? क्या आप निजवाचक सर्वनाम हैं? क्या जो दिया गया है वो संबंधवाचक सर्वनाम है? क्या हम पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताइए क्या क्या है या नहीं? तो 33वें का आंसर सबके सब बी बता रहे हैं। 33 का क्या? बी बता रहे हैं। आंसर क्या? 1 और 2, मतलब कौन वाले तो गलत हो गया। और आप क्या निजवाचक सर्वनाम है? नहीं है कि है? आप मतलब सामने यू की बात कर रहे हो जी, और यहाँ पर आई से रिलेटेड वर्ड आएंगे तो ये वाला भी निजवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। और ये दोनों जब नहीं आएंगे तो आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो बताइएगा
बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कथन ए, संख्यावाचक विशेषण हमेशा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और कारण कुछ, कई और थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। बताइए, संख्यावाचक विशेषण हमेशा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कुछ, कई और थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक के भेद हैं, तो इनमें से आंसर कौन सा आएगा? बताएंगे जल्दी से, ए, बी, सी, डी। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, ए आएगा, बी आएगा, बताते चलिए। पहले देखिए, अब एक चीज और देखो, अपने आप कथन को पहले पढ़ो। पहला क्या बोल रहा है? संख्यावाचक विशेषण हमेशा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो एक चीज क्या बोल रहा है, वो फिक्स बोल रहा है कि निश्चित संख्या का ही बोध कराया जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे में क्या बोला गया, एक और दिया गया, कुछ, कई और थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो अब इससे ये तो पता चल गया कि या तो पहला गलत है या तो दूसरा गलत है, दोनों सही तो नहीं हो सकते, याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, या तो पहला सही गलत होगा या दूसरा गलत होगा। तो याद रखना, इसमें क्या बोल दिया है, हमेशा याद रखना कि क्या बोले कि हमेशा क्या आता है, सिर्फ निश्चित संख्या आता है, इसलिए ये गलत है। तो पहला वाला गलत है जी, और दूसरा वाला सही। पहला गलत है और दूसरा सही है, माइंड में रहेगा, पहला गलत दूसरा सही। आगे चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन वो क्लास में कराया जाता है, जब आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरा हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ऑनलाइन लेंगी तो। और आप लोग अगर मेरे ग्रामीण विकास, आजीविका या जिसकी भी क्लासेस चाहेंगे, उसमें एक्सप्लेन में समझाया गया है जी। अगर आप वो क्लासेस कर लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन शायद थोड़े ज़्यादा ईजी से बनने लगे। देखेंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण समूह सार्वनामिक विशेषण समूह का उदाहरण है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताएंगे 35वें क्वेश्चन का आंसर। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? 35वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो क्या बोला गया, सार्वनामिक। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम जहां पर है, और सर्वनाम ये काला गोरा तो रंग के हिसाब से आ रहा है, यहां पर संख्या, यहां पर थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी की बात कर रहा है, मगर कैसा, निश्चित क्या अनिश्चित? अनिश्चित। मगर ये दिखा रहा है सर्वनाम वाला, और यही आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण। यही आ जाएगा क्या, सर्वनामिक विशेषण। आगे चलेंगे, 35वें नंबर क्वेश्चन के बाद 36वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। इस 36वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित कारक चिन्हों और उनके कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारक चिन्हों और उनके कारकों पर विचार कीजिए। में, पर, तो ये तो डायरेक्टली आपको मैंने बोला है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण दिख रहा है, करण में से, अब से में अलग होने का भाव भी दिख रहा है, और में पर पास दिख रहा है। तो अभी रखते हैं, से को नॉर्मली रखते हैं, कहाँ पर आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से हेतु द्वारा संप्रदान। क्या बोला यहाँ पर, विचार करना है कौन सा सही है। करण से और से में अलग होने का बात कर दिया, इस कारण से ये नहीं आएगा जी। से में क्या होता है, याद रखना, मैं पढ़ाने के टाइम आपको डायरेक्टली बताता हूँ, करण इज इक्वल टू उपकरण, याद रखना है। करण से क्या याद रखना है, उपकरण, और उपकरण का मतलब होता है साधन। करण से रिलेट करेंगे तो क्या होगा, उपकरण करके करेंगे, और उपकरण का मतलब क्या होता है, साधन होता है। जब आप किसी साधन का यूज करते रहते हैं, कि मैं क्या कर रहा हूं, कलम से लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, घड़ी से टाइम देख रहा हूं, तो यहां पर ये मैं उपकरण के रूप में यूज करूं। लेकिन अलग होने का जब भाव आए तो क्या आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से हेतु द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान में आता है, अपादान से हारा। तो ये किसका है, अपादान का। तो यहां पर ये अपादान भी गलत हो गया, क्योंकि अपादान क्या करता है, अलग होने का भाव देता है, और अपादान में अलग होने का भाव मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान में सिर्फ अलग होने का भाव बस नहीं आता, डरने का भी भाव आता है, कि मैं अंधेरे से डरता हूं, वहां पर जो से आया वो अंधेरा। या फिर राम लक्ष्मण से छोटा है, वहां पर जो से आया तुलना कर रहे हो, वहां पर भी अपादान आता है। तो इन सबको ज्यादा डिटेल में देखना जाता है, तो ये अपादान वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा, अधिकरण में पर, अधिकरण में तो में पर आता है, और संबोधन हे अरे। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है जी। बाकी गलत क्यों हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया जी, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा है तो बताएंगे आ रहा है सर, तब तो आगे जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। YouTube पर ये आखिरी वीडियो अबाउट अपना मेगा टेस्ट, जो मेगा टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके जो लास्ट एक्सप्लेनेशन ये आखिरी है। एक हम लोगों ने मेगा टेस्ट 1 का किया है, 2 और 3 का नहीं कराया है,
यूट्यूब पर, और 2 और 3 के बाद चौथे की बात करेंगे तो चौथे को कराया जा रहा है, उसके बाद और आगे नहीं कराया जाएगा जी। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के टाइम, मतलब कितना हार्ड है, कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, या क्वेश्चन पर कितना मेहनत किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए आपको शायद ऑनलाइन पर दिखाया जा रहा है। समझ आया जी? आगे चलें। आ गया है सर जी, बढ़िया। समझ आए तब तो अच्छी बात है जी, समझ नहीं आए तो फिर क्या मतलब। ये आ गया मेरा 37वां नंबर क्वेश्चन, और 37वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये कहाँ पहुँच गए हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर। तो अगर बात करेंगे तो ये इतने में दिख रहा है आप लोग को, एक बार बताएंगे इतने में क्लियर दिख रहा है या नहीं जी? जी सर आ रहा है समझ में, थैंक यू जी फॉर ब्लैक हार्ट्स। यहाँ पर बात करेंगे तो एक चीज़ बताने की बात करूँगा, तो इसमें सबसे मेन में क्या आ जाता है, तो सबसे मेन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन में क्या आएगा कि पहले तो ये क्रम याद होना चाहिए कि ये नाबार्ड एक वर्ड आया, एक आया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक आया भूमि विकास बैंक, एक आया सहकारी बैंक। कितना बैंक? 4 प्रकार के बैंक आए, और इन चारों प्रकार के बैंकों की बात करेंगे तो कौन सा बैंक सबसे पहले आया, तो सबसे पहले इसके क्रम को पहले समझते हैं थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा डिटेल की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल शायद मैं क्लास में समझाने की कोशिश करूँ, मगर यहाँ पर क्रम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रम में पहले याद रखो कि सबसे पहले बना क्या? सहकारी बैंक। और ये याद रखिएगा जी, ये बैंक के बाद जो एक्स्ट्रा दिख रहा है को पुनर्वृत्त बैंकिंग सेवाएं या ऋण, ये इसमें लिखा हुआ है दीर्घकालिक भूमि सुधार ऋण। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएं। इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नीचे लाइन में है उसका मतलब ये है कि वो ये इस तरफ के लाइन से जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो अल्पकालिक कृषि ऋण और सदस्य आधारित वित्त, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे शुरू क्या आता है? सहकारी बैंक। कोई बताएगा सहकारी बैंक कब? कोई बताएगा सहकारी बैंक की शुरुआत कब? अरे कोई तो बताओ। ठीक है, आंसर आप लोग दे देते हो, मेरे को पता है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं सिर्फ यहाँ पर के क्वेश्चन पर बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन करने की बात करता हूँ, 2 वे कम्युनिकेशन से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, क्या बोला मैंने कि सहकारी बैंक सबसे पहले बना, ये मैंने बताया। तो कब बना? स्थापना वर्ष। बढ़िया जी राकेश, 1904। 1904 सहकारी बैंक की बात करेंगे तो 1904। सहकारी बैंक के बाद कौन बना? तो सहकारी बैंक के बाद बना है भूमि विकास बैंक। और भूमि विकास बैंक कब? 1920। भूमि विकास बैंक कब? 1920। ठीक है, सबके सब हाँ 1904 ही बोल रहे हैं। इसके लिए क्या? भूमि विकास बैंक कब? 1920। अगर मैं बोलूं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बताओ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जल्दी से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जल्दी से कब बताओगे? ऑनलाइन वालों थोड़ा सा तो जल्दी बता दो कि ABCD बस करते हैं सर हम लोग, आंसर पूछते हो तो नहीं आता है, तू अब सामने लिख दोगे तो ABCD बता देंगे। ऐसा तो मत करो। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, कौन से वर्ष में, तब तो आंसर दोगे। बढ़िया, 1976। बढ़िया राकेश, 1976। और एक और का बता दो यार राकेश, आप ही तो जल्दी आंसर दे रहे हो। 1976 है जी। ठीक है, किसका? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। नाबार्ड का आंसर दे दो जी, नाबार्ड कब? उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे बात करूंगा, आगे चलूंगा। नाबार्ड के बारे में बता दीजिए क्या आएगा। तो नाबार्ड आ जाएगा क्या? नाबार्ड तो सबको पता होना चाहिए। नाबार्ड का आंसर जल्दी से 4, 20, 6। बढ़िया, 1982, 1982। ये है इनके विकास क्रम। तो इससे माइंड में रखो कि सबसे पहले जो आया वो क्या है? तो सबसे पहले आया सहकारी बैंक, सहकारी बैंक के बाद भूमि विकास बैंक, फिर आया क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और फिर आया क्या? नाबार्ड। तो ये तो ईयर, वर्ष ईयर बता दिया, ये नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक कार्य क्या होगा, इनसे जुड़ा हुआ प्राथमिक कार्य, किस लिए ये कार्य कर रहे थे। तो बताइए पहले वाले का क्या आएगा? नाबार्ड का। नाबार्ड का कार्य क्या है जो सबसे लास्ट में लागू हुआ? नाबार्ड क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य करता है। नाबार्ड क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या करता है? दीर्घकालिक भूमि सुधार ऋण देगा क्या कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्या देगा? कौन सा आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे। नाबार्ड में क्या आएगा? तो नाबार्ड का यही आएगा कि ये आएगा, इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। कुछ लोग डायरेक्टली आंसर दे देते हैं क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के। और यहां पर याद रखिएगा नाबार्ड क्या करता है? ग्रामीण दिखते ही ऊपर वाले को आंसर नहीं देना है,
ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की बात करेगा। तो यहां पर आंसर आएगा क्या, ए का आएगा 3, ए का आएगा 3, बी का आएगा क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात किया गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बी में आ जाएगा क्या, बी ही, क्षेत्रीय ग्रामीण के प्रत्यक्ष सेवाएं। फिर भूमि वाले में दीर्घकालिक भूमि और सहकारी वाले में अल्पकालिक कृषि, जिससे आंसर आ जाएगा क्या, 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर डी आंसर है 3 2 1 4। समझे जी? डायरेक्टली आंसर सिर्फ ग्रामीण देखकर मत कर देना, ग्रामीण वित्तीय बोलेगा तो नाबार्ड, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष बैंकिंग के लिए क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चले ऑप्शन नंबर डी आएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आंसर बताइएगा आपके क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे जल्दी से। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, या सही उसका व्याख्या कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा टाइम आप लोग को दूंगा जिससे आप क्वेश्चन पढ़ें और समझें, क्योंकि कुछ लोग क्या हैं मेरे कोर्स से जुड़े हुए हैं या टेस्ट से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको एक बार पढ़ लिया है, कुछ लोग क्या हैं जो नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। तो वही टाइम थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कथन क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कारण क्या है कि कारण में क्या दे दिया गया जी, कि तारपोरा समिति ने ग्रामीण बैंकों की बैंकिंग सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए आरआरबीज की स्थापना की सिफारिश की। तो बताइए क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। अभी तक 3 आंसर आ रहा है और 3 आंसर में ये बोला जा रहा है पहला गलत सही है और दूसरा गलत। काजल जी बोल रहे हैं दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है, और सी दे रहे हो तो सी मतलब आप इसको गलत बोल रहे हो। गलत ये है तो सही क्या होगा जी, कौन सी समिति, या फिर आरआरबी की नहीं बात करता है, किसकी बात करता है, क्या आएगा, क्या गलत है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मैं थोड़ा सा स्पीड होने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इस वे में, इसीलिए मैं ज़्यादातर मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं, तो मेरे को लगता है कि एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मेरे को शायद थोड़ा कम लेना चाहिए, मगर आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, नहीं तो फिर आप लोग को ही लगेगा। बढ़िया राकेश जी, कौन सा समिति, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति किसके बारे में बात करती है, नरसिम्हन समिति बात करती है आरआरबीज। आरआरबीज की सिफारिश करता है कौन, नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति, नरसिम्हन समिति आरआरबीज की बात करता है। चलिए एक और क्वेश्चन, नाबार्ड की सिफारिश किसने की, कौन सी समिति ने नाबार्ड की सिफारिश की। देखो मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन जब एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा तो वैसे ही बात करूंगा कि आपको सबके बारे में पता है या नहीं, तब तो एक्सप्लेनेशन करने का फायदा है। नरसिम्हन समिति किसके लिए, आरआरबीज के लिए। नाबार्ड की सिफारिश कौन सी समिति ने की, नाम बताइए। शायद यहां से कुछ सीख के जाएं, ये कोशिश कर रहा हूं, चाहे इनके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, या मेरे इन क्वेश्चन के माध्यम से कर पाओगे। बढ़िया श्वेता जी, शिव रमन समिति। कौन सी समिति, शिव रमन समिति। शिव रमन समिति नाबार्ड की बात करते हैं। शिव रमन समिति किसकी बात करता है, नाबार्ड की बात करता है। अगर मैं बोलूं सहकारी बैंक की या सहकारिता की सिफारिश कौन करता है, सहकारी बैंक की सिफारिश कौन सी समिति, या किसके द्वारा, किसके द्वारा सहकारी बैंक की सिफारिश की गई। देखो मैं एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर रहा हूं, मगर जल्दी से बताइए। शिव रमन समिति बहुत बढ़िया, सबके सब जान रहे हैं, ज़्यादा अच्छी बात है जी, ठीक है। मैं जो पूछा एक और, सहकारी बैंक के लिए कौन, अरे बताइए जल्दी से, सहकारी बैंक कहाँ गए, एक जन तो कोई भी, तुक्का, गलत, सही, जो भी, ऐसे करोगे यार। शांत हो गए हैं सर, क्या बताएं। ऐसा क्वेश्चन तो मत पूछो जो एमसीक्यू कराने आए हो वही बस पूछो, ऐसा बोल रहे होगे तो चलो ठीक है यार, एमसीक्यू बस करा के चलते हैं। अगर ऐसा ही है तो चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं। एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चलिए अब पूछ लिया तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आ जाएगा क्या, फ्रेडरिक गिलकल्सन। फ्रेडरिक गिकल्सन करके आते हैं जिन्होंने सहकारी की बात किया है, फ्रेडरिक गिकल्सन, वो आ जाएगा। और बाकी अब हम लोग करते हैं क्या, हम लोग करते हैं
सिर्फ इस पर बात, मैं शायद इधर जाऊंगा तो शायद आप लोगों को लग रहा है कि नहीं करना चाहिए या नहीं पता है, तो क्योंकि मेरे को 2 वे चाहिए रहता है, 2 वे नहीं होगा तो मैं सिर्फ एमसीक्यू करा के चलता हूँ। एमसीक्यू में यहाँ पर गलत है, इस कारण से आप लोग जैसे जो सही बोल रहे थे ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन क्या है, आर गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, 39वें नंबर की, 39वें नंबर क्वेश्चन की। जो आप विश्वनाथ स्वामी बोल रहे हैं वो कौन है? ठीक है, विश्वनाथ स्वामी, अलग अलग नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे जी। आप विश्वनाथ स्वामी के बारे में पूछूंगा, अलग नाम लोगे। कई लोग मैकलिंगन बोले हैं, उसका नाम क्या है? मैं अभी सहकारिता के जनक भारत के लिए अलग होंगे, भारत के लिए कौन होंगे वो पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं, बताएंगे इसका। पहला बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ई शक्ति परियोजना के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, ऑल करेक्ट है जी, बढ़िया, ऑल करेक्ट है, याद करना है सीधा। कुछ क्वेश्चन मैंने बोले हैं कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको याद करने के लिए दिए जाएंगे, जिसको आप याद करोगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑल सही, ऑप्शन नंबर डी। ई शक्ति परियोजना वर्ष 2017 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। ई शक्ति परियोजना ने स्वयं सहायता समूहों का डिजिटल डेटाबेस बनाकर वित्तीय लेन देन को क्या किया है, पारदर्शी किया है। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। तीनों सही हैं और पूछा था निम्न में से कौन सा सही है, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट है जी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, बताइएगा 40वें नंबर क्वेश्चन। इसको शायद मैंने पूछ लिया है, इस क्वेश्चन को तो शायद मैंने अभी हल करा दिया है क्वेश्चन आने से पहले। अब तो गलती मत करो, अब तो डायरेक्टली आंसर बताते जाओ, मैं जिसका पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताते चलो। सबके सब लगभग लाइव में थे, सबके सबको आंसर एक एक बार याद कराया था। बताइए सबसे पहला कौन सा? तो सबसे पहले आया था सर सहकारी बैंक, तो सबसे पहले सबसे छोटा डेट 1904, सही है सर। भूमि विकास दूसरे में आया सर, और दूसरे में क्या 1920। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब आया 1976 में सर, और फिर नाबार्ड कब आया 1982 में। तो पहले वाले में ही चेंज हो रहा है, पहले का दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा और चौथा, दूसरा पहला तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर डी आंसर 2 1 3 4, 2 1 3 4 सही है जी। और अच्छा लगे तो ब्लैक हार्ट्स बीच बीच में देते रहें जी, जिससे मेरे को भी लगे कि शायद मेरा बताना पढ़ाना समझाना सही है, जिससे मैं आगे और कंटिन्यू उसी वे पर चलूं। नहीं तो फिर नॉर्मली करते चलते हैं और जल्दी जल्दी बताएंगे। बताइएगा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था है। उसके बाद क्या आएगा, नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण प्रदान करता है। फिर आएगा नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों का पर्यवेक्षक करता है। इनमें से कौन सा सही है बताएंगे जी डायरेक्टली, ए बी सी डी। धन्यवाद जी फॉर ब्लैक हार्ट्स। ये मिलते रहना चाहिए जी, बार बार मेरे को बोलना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो, वो बीच बीच में आप अपने हिसाब से देते रहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बढ़िया, चौथे का सी बोला जा रहा है, सी मतलब 1 और 3 याद रखेंगे। यही सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, वो बैंकों के माध्यम से देता है। ये सेकंड मतलब सेकंड का ही दूसरा आंसर थर्ड में दे दिया है, और जिसके कारण ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, दूसरा अपने आप गलत है। डायरेक्टली बैंक किसानों को नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो 41 के बाद आएगा 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भूमि विकास बैंकों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, भूमि सुधार और कृषि विकास के लिए वित्त पोषण करना, फिर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करना, और चौथा है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। सही कूद का चयन कीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और 1 2 और 4 बताएंगे 42वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद जी फॉर ब्लैक हार्ट्स। काला दिल, यस काला दिल, ब्लैक हार्ट्स। बताएंगे कौन सा। अब देखो एक चीज, अभी हम लोगों ने देखा था पहले ही हल किया था, तो ये भूमि सुधार के लिए दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, याद रखेंगे। भूमि सुधार है तो ये भूमि सुधार और विकास के लिए वित्त पोषण करेगा, सही है। पहला और दूसरा किस में है, तो ये दोनों में तो नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो। अब ऑप्शन में तीसरा तो है ही नहीं,
क्योंकि ये दोनों तो गलत हो गए, इसमें तीसरा नहीं है, मतलब तीसरा अल्पकालिक होगा नहीं क्योंकि दीर्घकालिक आप दे चुके हो, तो अल्पकालिक वो भी कृषि ऋण तो होगा ही नहीं। और उसके बाद ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, भूमि सुधार वाले बैंकों में ग्रामीण उद्योगों की बात नहीं की जाती है, ग्रामीण उद्योगों की बात नहीं की जाती, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन केवल 1 और 2 आएगा जी। चलते हैं आगे, आगे चलेंगे और आगे चलेंगे 43वें नंबर क्वेश्चन, आराम से करते चलते हैं, बताएंगे 43वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है और इस पर विचार कीजिए, जल्दी से आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन कि आरआरबीज का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। फिर क्या है, आरआरबीज केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। फिर क्या बोला गया, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में व्यापक परिचालन क्षेत्र रखते हैं। बताइएगा 1, 2 और 3 में से कौन सा सही है, 1, 2 और 3 में से कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। सही है पूछा गया, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है, सबके सब सही है सर, बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन में फंसो आप लोग, अच्छी बात है, मज़ा आता है इसमें। जब सबके सब अलग अलग गलत गलत आंसर देते हो ना, तब लगता है कि चलो मेहनत किया गया क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी, ओनली 1 व्यापक नहीं होता सर, ओके व्यापक नहीं होता, चलिए ठीक है, और देखते हैं, और बताइए सर। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक, ज़्यादातर लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, 1 और 3, ठीक, बढ़िया। यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका आंसर आएगा क्या, कि इसमें क्या बोला गया है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा क्वेश्चन सही है ये बताना है। तो आरआरबी का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को क्या करना, ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है, आरआरबी इसका काम। तो याद रखिएगा, इतना ही बस नहीं है, और भी है जी। मुख्य उद्देश्य सिर्फ छोटे और सीमांत कृषकों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है आरआरबी। तो ओनली 1 बस वाले केस में मत जाइए, इसमें याद रखिएगा कि ठीक है, ओनली 1 में यहां पर क्या बोला गया, आरआरबी वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में व्यापक परिसंचलन है। आरआरबी क्या है, व्यापक परिसंचरण में। तो आंसर बताएंगे, दूसरा और तीसरा गलत है, ओनली 1 आंसर आएगा। यस सर, जो भी सबके सब कहाँ पर है जी, कुछ लोग बी में हैं, कुछ लोग सी में हैं, कुछ लोग बी में, कुछ लोग सी में। आंसर याद रखिएगा, आंसर आएगा केवल बी, दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी आ जाएगा। आगे चलेंगे जी, पढ़ने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। बताइएगा 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना है। ठीक है, बताइएगा क्या आएगा आंसर। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 और 4 बताएंगे। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताइएगा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, जल्दी से आंसर। इसका आंसर तो आसानी से बता सकते हो। पहला चीज याद, कोई भी सहकारी बैंक की बात कर रहा है, सिर्फ लाभ कमाना तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे पहले गलत कर दो। तो जिसमें अगर 2 है वो तो गलत हो गया, तो ये 2 भी और ये 2 भी गलत हो गया। 1 और 3 और 1 और 3, मतलब 1 और 3 तो सही है, चौथा वाला सही है कि नहीं ये देखना है। ये केवल शहरी क्षेत्र, अरे भैया केवल शहरी तो बात ही नहीं है, दोनों जगह काम कर रहा है। तो आंसर क्या बचा, 1 और 3 सही। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही, 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे एलिमिनेट करते हैं जी, जो नहीं है फिर ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखने के बाद फिर से प्रश्न को देखते हैं कि इसको देखना है, बाकी अपने आप आंसर के रूप में आ जाता है। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे, तो बताइएगा क्या आ रहा है आंसर 45वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए बताइए, ये तो शायद सभी को याद होगा। बताइए 45वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक ठीक, लाभ कमाना तो वाणिज्यिक बैंक का होता है, सही है जी। इसका बताइए, जिसका मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली,
जिसका जो पूछ रहा है उसका आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 2008 वाले, 2058, 2508, 2580। आंसर आएगा 2058, ऑप्शन नंबर बी। 2058 नंबर याद रखिएगा, 2058 क्या है वो? तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या है, सहकारी समितियों की संख्या है। आगे चलते हैं, बताइएगा 46वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर बताइए, मजा आएगा। इसका आंसर बताइए, मजा आएगा। मेरे को भरोसा है कि बहुत से लोग गलत करें। शायद क्लास में मैंने लिखाया भी, जो क्लास वाले हो वो गलत करोगे तो शायद और दुख लगेगा, मगर क्लास में लिखाया है। और जल्दी से बताइए इसका क्या है। देखिए कविता जी बोल रहे हैं रायपुर, बढ़िया। एक आंसर आ गया है ए रायपुर, सिर्फ ए रायपुर, बढ़िया। ए का रायपुर, बढ़िया। और बताएंगे 46वें का ए, बढ़िया। एक सुनील जी आंसर दे रहे हैं 2 और 3 46वें का, जसपुर और रायगढ़, बढ़िया। बी सी याद रखिएगा, आंसर है केवल 2 और 3, जसपुर एंड रायगढ़। जसपुर एंड रायगढ़। कौन सा वाला नया है जी, रायगढ़ वाला कि जसपुर वाला? अब ये तो पहले माइंड में रखो कि हर चीज़ का आंसर, हर चीज़ का मुख्यालय रायपुर में तो नहीं हो। पहले माइंड में ये बनाओ, सिर्फ ये बना के रखोगे नहीं रायपुर को कैसे छोड़ दे, रायपुर तो राजधानी, वहाँ तो मुख्यालय होना ही चाहिए, ये वाले सोच में रहोगे तो गलत तो करोगी कन्फर्म। ये वाले सोच में रहोगे कि रायपुर में तो मुख्यालय होना ही चाहिए, राजधानी है सर, वहाँ कैसे नहीं रखेंगे, तब गलत करोगी। तो उसके बाद रायपुर के बाद वाले केस में देखेंगे तो उसमें क्या, तो रायगढ़ और जसपुर आएगा। और रायगढ़ और जसपुर में नया कौन सा है, रायगढ़ वाला या जसपुर वाला, जिसको अभी अभी तुरंत चालू किया गया, रायगढ़ वाला कि जसपुर वाला? और यार आप लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो शायद, थोड़ा सा लाइक की संख्या भी तो बढ़ा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अकेले अपने तक सीमित नहीं रखना है, सीमित करके रखे हो। देखो लाइक को पहले जल्दी से 100 करो, तो जितने लोग हो जल्दी से 100 करने की कोशिश करो, तब जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाऊंगा। कहीं से भी करो नहीं पता। जिला सहकारी बैंकों में केंद्रीय बैंक वहाँ पर है, तो 2 जगह रहेंगे, याद रखेंगे, जसपुर और रायगढ़। 46वां। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो बताइएगा 47वें क्वेश्चन का आंसर। 47वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक राज्य के सहकारी आंदोलन को दिशा और समर्थन प्रदान करता है। कारण क्या है? जसपुर न्यू है जी, बढ़िया जी, जसपुर न्यू है, याद रखेंगे। यह बैंक सदस्य सहकारी समितियों के एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। बताइए 47वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? जल्दी से बताएंगे, बढ़िया, धन्यवाद जी 100+ करने के लिए। और जल्दी से शेयर भी करो वो लाइक वाले सेक्शन को, वीडियो शेयर भी नहीं हो रहा है शायद, लाइक की संख्या भी कम है, देखने वालों की भी संख्या कम है। क्या सब सो रहे हैं, क्या हो गया? बोलने से पहले लाइक और शेयर हो जाता है सर, बढ़िया, धन्यवाद, ये तो अच्छी बात है। मगर कभी कभी कुछ लोगों को बोल कर कराना पड़ता है ना जी, पता है, पढ़ो पढ़ो करके बोलते बोलते थक जाते हैं तो भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो बोल के पढ़ाना पड़ता है। बताएंगे इसको क्या आएगा? तो दोनों सही है जी, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या है? दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक राज्य के सहकारी आंदोलन को दिशा और समर्थन प्रदान करता है, क्योंकि यह बैंक सदस्य सहकारी समितियों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और उन्हें वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराता है। याद रखेंगे, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा जी। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो बताइएगा 48वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर शायद जो नहीं पढ़े रहेंगे वो यही सोचते रह जाएंगे कि आंसर किसको लें या किसको छोड़ें, और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो शायद सही बताएंगे। क्या बोला गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़े हो जी, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़े होंगे, के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋणों की श्रेणी कौन सी है? सरकारी छुट्टी मना रहे हैं सब, अरे सरकारी छुट्टी, शनिवार वाला,
चलिए चलिए ठीक है, बताइए जल्दी से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन कौन से आएंगे? शिशु, किशोर, युवा, तरुण। शिशु, किशोर, युवा, तरुण। सर ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया। 1, 2 और 4 शिशु, किशोर और तरुण बोला जा रहा है। शिशु, किशोर और तरुण बोला जा रहा है, युवा को नहीं ले रहे हो आंसर। चलो अच्छी बात है, युवा लोग कुछ कर भी नहीं रहे, इसलिए युवा को आंसर नहीं ले रहे हो शायद। किसको किसको ले रहे हो? शिशु, किशोर और तरुण, ये तीनों आएंगे। 1, 2, 3 कि 1, 2, 4, मतलब 3 तो आएंगे लग रहा है। अब 3 में से कौन सा? तो आंसर आएगा, आप लोग जो बोल रहे हो सही है, शिशु, किशोर, तरुण, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। मगर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, शिशु में कितना ऋण, किशोर में कितना ऋण, तरुण में कितना ऋण मिलेगा? एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। शिशु, किशोर और तरुण मिलता है, युवा नाम का कोई ऋण नहीं मिलता है। युवा नाम का कोई ऋण नहीं मिलता है, युवा नाम का सिर्फ युवा IAS अकेडमी मिलता है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं युवा IAS अकेडमी में जो पढ़ा रहे हैं, मगर इसमें ऋण मिलेगा। ऋण क्या क्या? शिशु, किशोर और तरुण। बताइए, शिशु में कितना, किशोर में कितना और तरुण में कितना? कितने कितने लाखों का मिलता है? 50 के शिशु में बोला जा रहा है 50,000। ठीक है, लिखते चलता हूं, आप लोग बोल रहे हो, आप लोग के हिसाब से लिखता हूं। 50,000 बोला गया। उसके बाद जी फिर बोला गया कि 5 लाख। 50 में 1 0 और बढ़ा दूंगा तो शायद ये बन जाएगा 5 लाख। और उसके बाद बोला जा रहा है 10 लाख। ये मैक्सिमम बता दे रहा हूं ना जी, जिससे आपको लगभग समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया? ये हो गया लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख हो गया, और ये 10 लाख। 5,000, 5 लाख और 10 लाख रुपए के आसपास आ गया। ठीक है, इतना ही है, हाँ या ना? ये मैक्सिमम बता दिया हूँ, आप लोग वो रेंज लिख सकते हो कि 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये मैक्सिमम वाला चीज मैंने लिख दिया है, 0 से 50,000 तक। अब एक चीज और आया है जी नया करेंट में, तरुण प्लस। तरुण प्लस, तरुण प्लस में कितना? बढ़िया सुनील जी, आपने शायद मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर बता दिया, वो अच्छी बात है। मगर तरुण प्लस, और तरुण प्लस में आ जाएगा क्या? ये 10 लाख से ज्यादा 20 लाख तक की बात करता है। नया फैक्ट याद रखेंगे कि अगर तरुण प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन में रहे तो वो भी है, और वो कहां से? 20 लाख तक की बात करेगा, 10 लाख से 20 लाख तक। ठीक है, बढ़िया। सर जी ये वाला वीडियो बाद में प्राइवेट हो जाएगा क्या? नहीं जी, अभी तो प्राइवेट नहीं होगा। अच्छे से शेयर कीजिए और देखते रहिएगा। बस वही है कि देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे को कमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो कैसा है, या फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ज़्यादा ही हार्ड है, अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, जो भी चीज़ है वो मेरे को कमेंट में चाहिए। ठीक है, अभी लाइव कमेंट में नहीं, वीडियो एंड होने के बाद के कमेंट में भी मेरे को चाहिए। ठीक है, आगे चलें। 48वें के बाद लिखेंगे क्या? 49वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के टाइम मेरे को लगता है कि शांति से एक्सप्लेन किया जाए जिससे आप समझ पाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, नहीं तो स्पीड में कर सकते हैं, जल्दी बताएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PM जन धन योजना के बारे में। PM जन धन योजना के बारे में बताएंगे कि इनमें से क्या है। इन खातों में न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य है। इन खातों के साथ रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। कुछ शर्तें के साथ 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। बताइएगा A, B या C। तीनों सही हैं, तीनों गलत है, 1 2 3 है, 1 2 है, 1 और 3 है, या तीनों हैं, जो भी है बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 बोला जा रहा है, ओनली 2। ये बोला जा रहा है आंसर कुछ लोगों के द्वारा। सब बताएंगे जल्दी से। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर B, 2 और 3 भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर B आएगा। ये तो न्यूनतम राशि वाला तो है ही नहीं ना, जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं आप लोग। जनधन खाता खुला होगा, लगभग जितने लोग लाइव हो शायद उसमें से कम 50% लोग का तो जनधन खाता ही होगा, जिसको आप लोगों ने बाद में माइनर को मेजर कराया होगा। बचपन में आप लोगों का जब खुला होगा जिस टाइम जनधन, तो उस टाइम खुला होगा तो क्या आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब बता रहा हूँ जी। ठीक है, मगर कुछ शर्तों के साथ 5,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
याद रखना 5000 तो है ही ना। सुनील जी आप जो बोल रहे हैं मैं मान गया, ये अभी चेंजेस के बाद मैं इसी को यही अभी जस्ट बताता कि 10,000 तक ओवरड्राफ्ट बता दिया गया है कि 5000 है, तो याद रखना 10,000 हुआ नहीं है, करने की बात की जा रही थी लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है, यही बता रहा हूं। क्या बोला? करने की बात की जा रही है मगर अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी तक जिस जो डाटा वो फिक्स है वो 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, ये याद रखेंगे। ओवरड्राफ्ट में 10,000 नहीं है, तो अभी 5000 तक याद रखेंगे। इस कारण से ये दोनों सही, केवल 2 और 3 आएगा, केवल 2 और 3 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो बात करेंगे इसको तो शायद फैक्ट, और कई क्वेश्चन आपको ऐसे ही फैक्ट वाले दिखते हैं। व्यापम के पेपर दिलाओ या डायरेक्टली पेपर दिलाओ जिसमें ऐसे ही फैक्ट कभी कभी खट से आते हैं, और फैक्ट अगर आपको याद नहीं है तो गड़बड़ होता है। तो कुछ कुछ फैक्ट जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वो फैक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। 8 जनवरी 2025 की स्थिति में डायरेक्टली डेट दे देता है 8 जनवरी 2000। क्यों 8 जनवरी दे रहा है? क्योंकि 8 जनवरी को उसने लास्ट डाटा अपलोड किया है, और जो डाटा अपलोड किया लास्ट उसी का डेट देता है। 8 जनवरी 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है? बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी, जल्दी से बताइएगा। सी सर 187,75,085, बढ़िया। 187,075 क्या क्या बोल रहे हो वही चीज, आंसर आएगा क्या? ए। डाटा याद कीजिए कैसा, 181,75,085, 181,75,085, 181,75,085, 181,75,085 आएगा जी आंसर। 181,75,085 आपका आंसर है। बताइएगा आया नहीं आया? आया जी, बढ़िया। आगे चलते हैं, एक बार बताइएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लग रहा है, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है। जो रुपे कार्ड के बारे में आया था प्रधानमंत्री में, वो एक और डाटा से आपको कुछ उस सब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा जी, हर सेक्शन में आपकी योजनाएं हैं, उस क्षेत्र से रिलेटेड योजना। आप लोग सिर्फ सोचते हो कि नहीं सर ग्रामीण विकास में योजना है, नहीं नहीं नहीं, ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास के लिए योजना, आजीविका में आजीविका से संबंधित योजना है, और आपके जब बैंकिंग से रिलेटेड आएगा तो बैंकिंग से रिलेटेड योजना आएगा, और बैंकिंग से रिलेटेड योजना मतलब जनधन बैंक वाला ही, तो पीएम जनधन योजना के बारे में आएगा। और जनधन योजना के बारे में, रुपे कार्ड के बारे में और ज़्यादा पूछ सकता है, इसलिए आप रुपे कार्ड को याद करके रखेंगे। रुपे कार्ड एक स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया, सही है। और रुपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये भी सही है। और आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से दोनों, 1 और 2। उपरोक्त में से दोनों आ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, याद रखेंगे। 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलेंगे 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन पर। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 51 के बाद हम लोग ज़्यादातर कहाँ पहुँच गए, ये बैंकिंग वाले मैं जो क्वेश्चन करा रहा था वो लगभग 51 तक में कंप्लीट हो गए, जो कि रिलेटेड कर रहे थे ज़्यादातर बैंकिंग वाले। और बैंकिंग वाले 2 सेक्शन में आएंगे जी। एक सेक्शन बैंकिंग कहाँ पर आता है आपका, जब आप बात करते हैं, एक आता है आजीविका वाले में यूनिट नंबर 4, और एक आता है क्या ग्रामीण विकास वाले में यूनिट नंबर 4। तो ग्रामीण विकास वाले में बैंकिंग वाले का नाम क्या है, तो बैंकों की, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका, वो आता है ग्रामीण विकास के यूनिट नंबर 4 पर। और जब आजीविका के यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि सहकारी बैंक, और सहकारी बैंक वाला कर चुके, उसके बाद हम लोग ग्रामीण विकास पर बैंकों की भूमिका के बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले बीच में, इसीलिए पंचायती राज वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा क्या आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 52 का सर 29 आएगा, 30 आएगा, कुछ लोग 29 बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेनली याद रखिएगा 29 बोल रहे हैं उन लोग भी लगभग थोड़ा बहुत ठीक, नहीं तो फिर उसी का आंसर 29 की जगह 30 लिया जाता है जी, 30 दिया जाएगा। कितने उपधारा, 30 के रूप में आएंगे, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 6 के धारा 49 में ग्राम पंचायत के कितने उपधारा हैं। अब देखिएगा मैं एक चीज़ और याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ, क्या कि आप धारा थोड़ा बहुत याद कीजिएगा।
धारा के 2 सेक्शन बनाऊंगा आपको, जहां पर के धारा आपको याद करने हैं। धारा के लिए 2 सेक्शन बताऊंगा जहां पर के धारा आपको क्या करने होंगे जी, याद करने होंगे, और उन धाराओं को अच्छे से याद करना होगा। कौन से सेक्शन के धारा रहेंगे वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक रहेगा इस रेंज का, रेंज मतलब रेंज रहेगा 40 से लेकर लगभग 55 के बीच वाले सेक्शन का। इस सेक्शन के आसपास के धारा पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और एक रहेगा आपका कहां पर, 129 नंबर धारा को याद करना है, 129 और 130 को। बस 129 में सब क्लॉसेस हैं, 129 के बाद क ख ग घ अंग, तो उसको याद करना पड़ता है क्योंकि वो कहां पर क्या आ जाते हैं, वो आपके अनुसूचित क्षेत्र से रिलेट करते हैं। अरे मनरेगा का धारा याद नहीं हो रहा है सर, करना पड़ेगा जी, हर जगह के धारा को याद करना पड़ेगा। पंचायती राज है ये, छोटा मोटा चीज़ थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे छोटा लगेगा ये पंचायती राज, और सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आना चाहे तो पंचायती राज। या तो एकदम सरल देगा और या तो धारा वारा में दिया तो जो पढ़े हैं उनसे बनेगा। तो कोशिश करना है हम लोग को एक भी नंबर नाम छूटे, इस कोशिश से पढ़ना है, इस कारण से धारा याद करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं धाराओं को लाइन से बताने की कोशिश करूँगा, कौन कौन से धारा को आपको याद करना है। साथ में याद करने की कोशिश करें या फिर आप लोग अपने से कर लोगे बोलोगे तो मैं यहाँ पर धारा की बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली आंसर करूँगा। जैसे मैंने अभी संगीता जी जैसे जो नंबर लिखे हैं 40 से लेकर 45 के बीच में भी मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर बताऊंगा जी। और 29 वाले में 29 वो करेंगे, और 130 जिसको 130 को आप ज़्यादातर बोलते हैं निरसन तथा व्याप्ति या निरसन बोला जाता है, उस निरसन के रूप में याद करेंगे। तो याद करना है बोलोगे तो कराऊंगा, कर लेंगे बोलोगे तो छोड़ूंगा, और मैं चलूंगा सिर्फ क्वेश्चन पर। इसमें आंसर क्या सी आएगा। 52 के बाद चलते हैं 53 नंबर। 53 फिर से आज के क्वेश्चन में सिर्फ धारा है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धारा से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, धारा से क्वेश्चन आएगा। ग्रामीण विकास नहीं बनता है सर जी, पंचायती राज तो बन जाता है लगभग। ठीक है लीना जी बताइएगा, पंचायती राज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। आज के पंचायती राज के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बता पाएंगे तो मैं मान जाऊँगा कि मैं भी शायद पंचायती राज ने आपने अच्छा पकड़ बना लिया है। बताइए सर, करा दीजिए, साथ में बता दीजिएगा, ठीक है, साथ में करेंगे। फिर आपको याद करने बोलूँगा, दोहराते चलेंगे, मैं अगर पूछूंगा तो बताते चलेंगे, और एफर्ट अगर सही लगे तो ब्लैक हार्ट फिर से बहुत टाइम से नहीं दिखेगा तो गड़बड़ होगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। इसका बताइएगा, पंचायती राज्य के कार्यों का विवरण छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में दिया है। अब यहीं पर धारा को याद करने की कोशिश करते हैं। पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में दिया गया है, आंसर बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, उसका याद करते हैं। सबके सब एक साथ बोलो, धारा नंबर 49 में है। किसमें है? धारा नंबर 49 में है। उसमें दो जगह कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जी। देखिए आप जो पूछ रहे हैं ना सर सीजी में पंचायत की संख्या, तो अभी एक चीज देखिए, जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे तो पंचायती राज पढ़ेंगे तो चुनावों की संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुनावों की संख्या। तो चुनाव जितने पंचायत में हुए हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बताई गई है, एग्जैक्ट नॉलेज में वो है। मगर उसी को जब आजीविका का क्वेश्चन आएगा तो आजीविका के आर्थिक सर्वेक्षण में पंचायत की संख्या को अलग लिया गया, तो वो दो जगह चेंज होंगे। तो वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन उस लेवल का लेके आऊंगा। तो क्या बोले जी, समझ नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर सबके सब एक साथ बोलो, सबके सब 49 नंबर आर्टिकल में है। और धारा याद करने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से को याद करना है, एक ही डाटा याद मत करो जी, दो प्रकार के डाटा आएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि पंचायती राज की बात करेंगे तो पंचायती राज में अलग आएगा, और आजीविका की बात करूंगा तो वहाँ पर अलग आएगा। क्योंकि आजीविका पंचायत में चुनाव की बात नहीं करता है, आजीविका किसकी बात करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो दिया गया है भारत का उसके हिसाब से, यह छत्तीसगढ़ का आज आर्थिक सर्वेक्षण। और पंचायती राज उसकी बात करता है जो अभी पोर्टल में जहां पर चुनाव हुआ है वहां पर कितने पंचायत में चुनाव कराया गया है, वो आएगा वहां पर पंचायत की संख्या। कहां और चले गए थे जी किशन जी, किशन देवांगन जी, आप कहीं और थे। चलिए यहां पर करते हैं, लिखते हैं यहां पर, इसी में धारा नंबर कौन कौन से याद करने हैं उसको। तो धारा नंबर पहले लिखिए 42। आप लोग कॉपी निकालिए, सबके सब कमेंट करते रहेंगे वो अलग मैटर है, कौन कौन सा याद करना है सबके सब कॉपी निकालिए, सबके सब कॉपी निकालिए पहले।
जल्दी से सबके सब कॉपी लेकर बैठे हैं, तब तो आगे बात करूंगा, नहीं तो फिर गायब हो जाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन की बात करूंगा, याद कराने की बात कर रहा हूं, मतलब याद कराऊंगा कब, जब आप लोग सबके सब साथ में वो करने की बात करेंगे। कॉपी निकाले जल्दी से। कॉपी निकाल लिए? यस सर, कॉपी निकालनी है। चालू करते हैं, कौन कौन सा याद करना है बताते चलिए, उस धारा को याद करते चलेंगे, बाद में बात करेंगे जी किशन जी, ठीक है? अभी निकाल लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर धारा नंबर कौन सा? 42। धारा नंबर 42 के बाद धारा नंबर 46, आगे जगह छोड़िएगा, उसमें मैं बात करूंगा किसको किसको याद करना है, ठीक है? धारा नंबर 42, धारा नंबर 46, धारा नंबर 46 के बाद धारा नंबर 47, जिसको वो पूछ सकता है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है? उसके बाद करेंगे 47 के बाद आ जाएगा क्या? धारा नंबर 47 का क। धारा नंबर 47 का क। उसके बाद क्या आएगा? धारा नंबर 49, और धारा नंबर 49 का क। ये धारा है 42, 46, 47, 47 का, 49 और 49 का हुआ। उसके बाद क्या? धारा नंबर 50, धारा नंबर 50, धारा नंबर 51, धारा नंबर 50, धारा नंबर 51, धारा नंबर 52 और धारा नंबर 53। इतने धारा याद कर लो जी। इस वाले सेक्शन में इतने ही धारा याद करने हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा धारा से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएगा, इसके अलावा धारा से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। लिखेंगे 42वां है राज्य निर्वाचन आयोग की, इसमें लिखेंगे क्या आएगा? 42वां क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। 46 में लिखेंगे, 46 में क्या है? तो 46 में है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। तो ये यहां पर ग्राम पंचायत तो आया तो 47, अगले में क्या आएगा? तो जिला पंचायत व जनपद पंचायत की स्थायी समिति। अगला देखो, जैसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरे में जनपद और जिला एक साथ रहेगा। जनपद व जिला पंचायत की स्थायी समिति। स्थायी समिति याद करते चलेंगे, इसको इसलिए लिखा रहा हूं, माइंड में भी एक साथ बैठाएंगे जी, ठीक है? पहला में क्या बोला? पहला बोला 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की समिति है। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की समिति। 46 में क्या? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। किसकी? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। जनपद को इसमें 47 में क्या? जनपद व जिला पंचायत की स्थायी समिति। प्रिया जी प्लीज, 45 में नियम है क्या सर? हाँ 45 में नियम है जी, मगर उसके बारे में नहीं पूछता है। जिसको पूछ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उतने को याद करते चलेंगे। उसमें पंचायत द्वारा निपटाए जाने वाले चीज़ों के बारे में या नियम कानून के बारे में बताया गया है। 45 को नहीं पूछता है, जिसको जिसको पूछता है उसी को डायरेक्टली बता रहा हूँ, उतना ही याद कीजिए, ठीक है? उतने को पहले याद करने की कोशिश कीजिए, हर पॉइंट में मत घुसिए। 42 के बाद क्या आया? 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। फिर आ जाएगा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। 47 जनपद व जिला पंचायत की स्थायी समिति। 47 के क में क्या होगा जी? क्या में? क में होगा त्यागपत्र, इसलिए याद कीजिए। क्या होगा? त्यागपत्र होगा। क्या होगा? त्यागपत्र होगा। फिर से लिखेंगे 42वां में राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। दूसरा क्या? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। फिर बात करेंगे जनपद व जिला पंचायत की स्थायी समिति, और फिर बात करेंगे त्यागपत्र। समझ में आया? यहां तक हुआ? 49 में क्या है जी? 49 तो पता है,
ग्राम पंचायत के कार्य या कृत्य बोलते हैं उसी को, ग्राम पंचायत के कार्य या इसी कार्य को कई बार बोला जाता है कृत्य। यही क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत के कार्यों का विवरण किसमें है, तो धारा नंबर 49 में। किसमें? धारा नंबर 49 में। आगे बात करेंगे धारा नंबर 49 के क में क्या है, तो इसी में लिखा गया है अन्य कार्य, ग्राम पंचायत के अन्य कार्य, ग्राम पंचायत के अन्य कार्य। और अन्य कार्य जैसे इसमें ज़्यादातर अगर मानना चाहो तो वो मछली पकड़ने वाले को दिमाग में रखिएगा, मछली पकड़ना ऐसा कोई वर्ड आया या इस टाइप का वर्ड आया वो इसका है 49 का। मछली पकड़ना वाला वर्ड आया मतलब 49 के अंतर्गत आ जाएगा। यह पंचायत के कार्य एवं अन्य कार्य के रूप में, कार्य बोलेगा तो धारा नंबर 49, और धारा नंबर 49 का कार्य करेगा ग्राम पंचायत के अन्य कार्य की बात करेगा। अब अन्य कार्य आ गया, ग्राम पंचायत के बाद क्या आता है बताया, जनपद। तो 50 में क्या रहेगा, जनपद पंचायत के कार्य, जनपद पंचायत के कार्य। क्या आ जाएगा, जनपद पंचायत के कार्य। 51 में क्या आएगा, राज्य सरकार द्वारा कतिपय जनपद एवं जिला पंचायत के लिए जो क्या दिया जाएगा जी, लिए जो सौंपा जाएगा जो कार्य, राज्य सरकार जो सौंपेगा किसको, तो यहां पर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य। किनको दिया जा रहा है यह कार्य, दिए गए कार्य किसको, तो अगला नंबर जो रहता है जनपद और जनपद व जिला पंचायत। जनपद व जिला पंचायत को याद रखें। क्या दिया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया या दिया गया कार्य, राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया या दिया गया कार्य क्या आएगा किसमें, इसमें धारा नंबर 51 में। धारा नंबर 52 में क्या आएगा, तो जैसे यहां पर जनपद पंचायत था यहां पर आ जाएगा जिला पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के, जिला पंचायत के कार्य। और 53 नंबर पर क्या आएगा जी, तो पंचायत के कृत्य संबंध राज्य सरकार की शक्ति। यहां पर राज्य सरकार क्या कर रहा है, कार्य सौंप रहा है, और यहां पर क्या आएगा, तो ये पंचायत, पूरे पंचायत, पंचायत के संबंध में, पंचायत के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। अब ये मैं लिखाया हूं, एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं। यहां तक आप लोग पहले लिखिए, या जो भी लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या आ गया, धारा नंबर 42, धारा नंबर 46, धारा नंबर 47, धारा नंबर 47 का 49 का, फिर 50, 51, 52, 53, टोटल कितने, तो ये 3 और 3 6 और ये 4 10 को यहाँ पर याद करना है। और जब धारा 129 के बारे में बात करूंगा, जब कहाँ पर बात करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर के बारे में और बताऊंगा। यहाँ पर ये 10 पहले याद करते हैं, माइंड में ये 10 को रखेंगे। ये 10 के अलावा ज़्यादातर धारा से क्वेश्चन नहीं आता। इस 10 के अगर नाम याद रहेंगे तो आप आगे वाले चीज़ों को आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, समझ पाओगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं धारा नंबर 42, 46, 47, फिर क्या 47 का, 49 का, फिर 50, 51, 52 और 53। सीजी पंचायत के धारा याद करो तो कॉन्स्टिट्यूशन 8 रूठ जाता है, कभी दोनों इंक्लूड हो जाता है। अरे ऐसा नहीं जी, मगर अभी देखो कि पंचायत के ये धारा को तो याद करना पड़ेगा। वो मैं मान रहा हूँ जी कि आप अनुच्छेद कई बार मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, मगर यहाँ पर धारा तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादा धारा याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपको बोलता कि चलो जी सबके सब निकालो 132 धारा याद करेंगे, तो 132 धारा याद करना बहुत मुश्किल है। तो 132 धारा के बजाय मैं सिर्फ आपको 14-15 धारा ऐड करने बोल रहा हूँ। 14-15 धारा अगर आप माइंड में रखेंगे तो शायद पंचायत से अगर कोई भी धारा से क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा जी। ठीक है, तो एक बार कोशिश करें, एक बार याद करने का, एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ।
इसीलिए ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि एक बार लिखा हूँ, शायद ऐड किए होगे तो ठीक है जी। ठीक है, क्या बोल रहे हो जी, नहीं समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा? 42वां, 46वां, 47वां, 47वें का। प्लीज़ आप लोग बात वाला कम कीजिए ना जी, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, किशन और जो भी और बात कर रहे हैं, प्लीज़ बात करने के बजाय कंटिन्यू करता हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए और उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो बात करने के लिए मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, बात ना करें और सीधा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। क्या करेंगे तो एक बार फिर से याद करते हैं, कौन कौन से धारा याद करना है। धारा नंबर 42, धारा नंबर 42 के बाद धारा नंबर 46, धारा नंबर 47, धारा नंबर 47 का, धारा नंबर 49, धारा नंबर 49 का, धारा नंबर 50, धारा नंबर 51, धारा नंबर 52 और धारा नंबर 53। कितना? धारा नंबर 53 तक। तो फिर से एक बार करते हैं, फिर से बोलेंगे आप लोग कितना याद करना है। पहले धारा का नंबर लिखिए लाइन से, आप लोग भी लिखेंगे कौन कौन सा। धारा नंबर 42, फिर कौन सा? धारा नंबर 46, फिर धारा नंबर 47, धारा नंबर 47 का, धारा नंबर 49, धारा नंबर 49 का, धारा नंबर 50, धारा नंबर 51, धारा नंबर 52 और धारा नंबर 53। टोटल कितने आ जाएगा? 10 धारा हैं जिनको याद करना है। अब एक बार नाम के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। पहले जो नंबर याद करने बोला वो नंबर पहले याद करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? नंबर याद करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से नंबर कौन कौन सा? तो धारा नंबर 42 बोलेंगे क्या? धारा नंबर 42, धारा नंबर 46, धारा नंबर 47, धारा नंबर 47 का क, धारा नंबर 49, धारा नंबर 49 का क, धारा नंबर 50, फिर धारा नंबर 51, धारा नंबर 52 और धारा नंबर 53। टोटल 10 धाराएं हैं। पहले ये याद करो। 49 का क लिखना भूल गए हो जी प्रिया जी, और आप रवि जी जो लिख रहे हैं उसमें 47 का और 49 का लिखना भूल गए। 8 नहीं 10 हैं, 10 का क्रम याद कीजिए और 10 के हिसाब से आप याद करेंगे तब ज़्यादा बनेगा। 42, 46, 47, 47 का, 49, 49 का, 50, 51, 52, 53 हो गए। उसमें नाम याद करने की कोशिश करते हैं। 42 क्या बोलता है? राज्य निर्वाचन आयोग की समितियों के बारे में। स्टार्टिंग के जो हैं वो समिति हैं, कहां तक? 3 है जो समिति की बात करते हैं, और इन तीनों को समिति क्या करेंगे? त्याग पत्र दिवा देंगे। समिति बनाएंगे और समिति से त्याग पत्र देने की बात करेंगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद कार्यों के बारे में बात करेंगे, कहां कहां पर कौन कौन से कार्य। इतना ही है। समिति के बारे में पूछेगा तो सिर्फ ये 3 में, और इसी 3 से फिर त्यागपत्र निकालने की बात करेंगे। और उसके बाद नीचे वाले में क्या है? कृत्य एवं कार्य। क्या है? कृत्य एवं कार्य के रूप में आगे देखेंगे जी। समझ आया? तो क्या बोला? 42वां राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां, 46वां ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, फिर 47वां जनपद व जिला पंचायत की स्थायी समिति, 47 के क्रम में क्या? त्याग पत्र। फिर क्या आ जाएगा? 49 में, 49 में आ जाएगा क्या? आपका ग्राम पंचायत के कृत्य। 49 क में क्या आ जाएगा? तो 49 क में आ जाएगा ग्राम पंचायत के अन्य कार्य। ग्राम पंचायत के अन्य कार्य। धारा नंबर 50 में क्या आ जाएगा? जनपद पंचायत के कार्य। धारा नंबर 50 में क्या आएगा? जनपद पंचायत के कार्य। धारा नंबर 51 में क्या आएगा? तो राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया कार्य। यहां पर तो जनपद पंचायत के कार्य थे, अब क्या है? राज्य सरकार खुद सौंप रहा है कि इसको करना है आप लोगों को। किनको किनको सौंपेगा? जनपद पंचायत और जिला पंचायत। क्या होगा? जनपद पंचायत व जिला पंचायत को राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाएगा। फिर आएगा 52, और 52 में क्या आएगा? जिला पंचायत के कार्य। और लास्ट 53, और 53 में आएगा क्या? पंचायत के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां। पंचायत के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां। यहीं तक एंड करते हैं जी। मे भी ये समझ गया होगा, और इसको समझ गया होंगे तो बाकी और धारा वाले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेन ये याद करना था। ये समिति के नाम याद हो जाएंगे तो रिलेट करना थोड़ा सा आसान रहेगा, और आप शायद आंसर जल्दी से बता पाएंगे। याद हो गया है? एक बार याद हो गया तो एक बार फिर से आखिरी बार बोलते हैं लाइन से। धारा और धारा के साथ आप लोग भी जहां बैठे हैं वहीं पर बोलने की कोशिश कीजिएगा, माइंड में रिलेट करके, देख के नहीं, बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। जैसा मैं आप लोग की तरफ देखकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। धारा नंबर क्या? पहला है धारा नंबर 42, और धारा नंबर 42 में क्या है कि राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन, क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां।
क्या आ जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की समितियां। 42 के बाद आएगा क्या, 46, और 46 में आ जाएगा क्या, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। फिर आएगा 47वां, और 47वां में आएगा जनपद पंचायत व जिला पंचायत की स्थायी समिति, जनपद पंचायत व जिला पंचायत की स्थायी समिति। फिर 47 के क में आएगा क्या, त्याग पत्र। फिर 48 को छोड़कर 49 में आएगा ग्राम पंचायत के कार्य, 49 के क में आएगा ग्राम पंचायत के अन्य कार्य। 50वें नंबर पर क्या आएगा, जनपद पंचायत के कार्य। 51वें पे क्या आएगा, तो राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया जनपद पंचायत व जिला पंचायत के कार्य। कौन कर रहा है, राज्य सरकार सौंप रहा है। फिर आएगा 52, और 52 में आएगा जिला पंचायत के कार्य। और फिर आपका आएगा 53, और 53 में बोला गया है पंचायतों के संबंध में या पंचायत के कार्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां। यहां तक में शायद एंड हो जाएगा, तो इतना में भी याद आ गया होगा जी। धन्यवाद, और धन्यवाद फॉर ब्लैक हार्ट्स। शायद में भी थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, और याद हुआ होगा तो मैं भी कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने, क्योंकि मैंने इस एक्सप्लेनेशन के लिए शायद कम से कम 15 मिनट लिया, और इतने में हम लोग शायद 10 क्वेश्चन कर चुके रहते। तो बाकी जो आगे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उसको स्पीडली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 10 याद रखेंगे, 10 से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है जी, 10 से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। सर स्क्रीनशॉट लेना है, हटिए ना, ठीक है जी, मैं हट जाता हूँ, मगर ब्लैक हार्ट्स तो मिल जाए। ब्लैक हार्ट्स में कमी करते रहोगे तो गड़बड़ होगा। और वो लाइक वाइक को कहाँ जी, कहाँ एकदम इत्तू सा रखे हो, लाइक की संख्या। हो गया जी स्क्रीनशॉट, जल्दी से बताएंगे। नाइस सर, धन्यवाद फॉर ब्लैक हार्ट जी। और ये ब्लैक हार्ट कम होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जितना होते रहेगा उसके हिसाब से देखते हैं। अब क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्लीन करूँ जी, स्क्रीनशॉट में भी हो गया होगा, स्क्रीनशॉट में भी हो गया होगा। सर 56 का 47 होगा, सर 56 का 47 होगा, मतलब नहीं समझा जी मैं। 56 का 47 होगा मतलब नहीं समझा मैं, क्या बोलना चाह रहे हो। 53 का 47 होगा, 53 का 47 होगा, मतलब जो 53 नंबर पर लिखा हूँ वो धारा वो 47 नंबर का है, ऐसा बोल रहे हो। पंचायत के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां, ये 47वें नंबर का होगा। नहीं जी, जो लिखाया हूँ वही रहेगा, याद रखेंगे। रेड तो होता है, रेड सबका होता है जी, ब्लैक मेरा होता है। रेड हार्ट क्यों नहीं, रेड हार्ट का कारण सिर्फ ब्लैक मेरे को चाहिए, ब्लैक से पता चलेगा। धारा वाला टेंशन दूर हो गया सर, हाँ धारा वाला टेंशन इतना ही है। और इसके बाद एक सेक्शन और है, एक जगह और 5 से 6 धारा याद कराऊंगा, उसके बाद पंचायती राज में कोई भी धारा नहीं आएगा, ठीक है। धारा इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा का अगर क्वेश्चन देगा भी वो, अगर मान लेते हैं 2-3 को धारा को और भी दिया, तो आप इतने से ही रिलेट करके आप आंसर बता लोगे, ये कन्फर्म, ठीक है। आपके में ब्लैक हार्ट नहीं है तो ब्लैक हार्ट लिख के दे दो जी, जिससे मैं समझ जाऊँ कि ब्लैक हार्ट मिल गया। चलिए लिखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। अब जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, कोई लेट नहीं करेगा, क्योंकि लेट करने में मैं शायद बहुत लेट कर दिया आप लोग को समझाने के चक्कर में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़्यादा लंबा बने तो शायद बहुत से लोग देखते नहीं है जी। आप लोग भी मान रहे होगे कि एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो देखते नहीं है, इससे अच्छा है कि वो करते हैं। वो शायद क्वेश्चन का आंसर को बोल रही है सर, 47वें नंबर क्वेश्चन का। अब मैं मेरे क्वेश्चन पीछे नहीं जा रहा हूँ जी, उसको मैं बाद में जाऊँगा। चलिए बताइएगा कि ग्राम पंचायत धारा 49 और 49 क और जनपद पंचायत 50 के कृत्यों की तुलना करें तो इनमें से कौन सा सही है दोनों में। शायद इसका ऑप्शन और नीचे है क्या, नहीं, इसका बताइएगा आंसर क्या आएगा, ए और बी, जो दोनों के लिए सही है। सही है, क्वेश्चन सही है, दोनों के लिए सही है। बताइएगा क्या बोल रहा है, ऐसे कार्य जो किसमें आए, ग्राम पंचायत में भी आ जाए 49 और 49 क में, और जनपद पंचायत के 50 में भी वो कार्य आ जाए, मतलब ग्राम पंचायत के भी कार्य हो और जनपद पंचायत के भी कार्य हो, इनमें से
कौन सा सही है बताएंगे जल्दी से। अब जल्दी जल्दी हल करेंगे जी इसको, मैं थोड़ा सा स्पीडली हल करूँगा। बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना ग्राम पंचायत भी करती है और जनपद पंचायत भी। बाकी कार्य इधर उधर भी रहेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड जी, थोड़ा सा स्पीड। आप लोग भी समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि मैं समझाने वाला काम कर दिया हूं। धारा जनपद पंचायत धारा 50 और जिला पंचायत के कृत्यों की तुलना करें और दोनों के लिए सही हो, जो जनपद पंचायत में भी हो और जिला पंचायत में भी हो। बताइएगा कौन सा, ए, बी, सी या डी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी, और लाइक की संख्या को जल्दी से 200 तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जी। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या? क्योंकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, संबंध स्थापित करना चाहेगा, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। इस कारण से आंसर आएगा क्या? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। 55वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। चलते हैं आगे, 56वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य केवल जिला पंचायत के लिए विशिष्ट है? निम्न में से कौन सा सिर्फ जिला पंचायत के लिए विशेष रूप से काम करेगा? कौन सा है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, बी, सी, डी। बढ़िया, सीमा जी का आंसर सही है। और ये जिला बोला ना, केवल जिला, तो जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के वार्षिक योजना तैयार करेगा, तो सिर्फ जिले के लिए, बाकी हो सकता है सभी के लिए हो। तो आंसर 56वें का आ जाएगा बी। चलते हैं आगे, जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी करना है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत धारा 49 और जनपद पंचायत धारा 50 दोनों के लिए सही है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर बताएंगे। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत दोनों के लिए सही है? जल्दी से आंसर 57। अभी तो देखे थे कि आर्थिक विकास की वार्षिक योजना तैयार करना, आर्थिक विकास की वार्षिक योजना तैयार करना, तो वो जनपद पंचायत भी करता है, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों के लिए आएगा जी, तीनों के लिए सही होता है, याद रखिए। आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो आंसर बताइएगा आपके 57 नंबर के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। ये कूट दिया गया है, कौन सा किसके लिए सही होगा ये बताना। कूट दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन का, आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा, मतलब कौन से के जोड़ी में कौन सा जुड़ेगा ये बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, धारा 49 मतलब किसका कार्य है? ग्राम पंचायत। 49 मतलब वृक्षारोपण और पंचायत वनों का संरक्षण करना आएगा। धारा 51 किसके लिए है? 51 बताओ जी किसका है? राज्य सरकार जब सौंपेगा किसी कार्य, तो यहां पर देखो लिखा है पंचायत एवं पंचायत को सौंपे गए कृत्य। सौंपे गए कृत्य किसमें? 51। सौंपे गए कृत्य 51 में। 52 में क्या है? 52 में जिला ग्रामीण विकास का काम करेगा। और 50 में क्या? जनपद सामुदायिक विकास खंड, मतलब जनपद पंचायत का काम कर रहा है। सबके सब सही, 1 2 3 4, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। 1 2 3 4 मतलब 58 का ऑप्शन नंबर ए ही है। सीधा सीधा ही आंसर है। बस जो मैं धारा याद कराया हूं उसी से हल करते चलोगे तो लगभग आंसर आ जाएगा। याद किया हो ना अभी क्या, कि जो कॉमन काम है वो पंचायत लिखा है, ग्राम पंचायत की बात किया, ग्राम पंचायत के कार्य। यहाँ पर जनपद व जिला दोनों की बात किया गया, सौंपे गए, और सौंपे गए 51 में है। फिर अगर मैं बात करूं धारा 52 जिला पंचायत की बात करेगा, और धारा 50 विकास खंड मतलब जनपद पंचायत की बात करेगा। सही बना कि नहीं जी? याद किए जो धारा वो सही काम आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए बताइए। 59 नंबर का भी थोड़ा छोटा करता जिससे साथ थोड़े से ऑप्शन दिखे आप बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा? तो 49 का, और 49 का मतलब अन्य कार्य, और अन्य कार्य थोड़े अन्य टाइप के रहेंगे, जैसे कि ये मछली पकड़ना को याद रखना, मैंने पहले ही बोला है। और मछली पकड़ना आया मतलब ये आ गया चौथा, ये आ गया चौथा, मतलब पहले के लिए कौन सा आ गया? चौथा आ गया, पहले के लिए चौथा। दूसरा धारा नंबर 50, धारा नंबर 50 क्या है? जनपद।
जनपद का कार्य बाजार और मेले वाला कार्य। जनपद, बाजार और मेला थोड़े बड़े एरिया में लगता है, इसलिए ये 3 4 3। उसके बाद 52 नंबर क्या है? 52 नंबर क्या है जी? तो ये कर्मचारियों के प्रशासन एवं नियंत्रण आ जाएगा इसमें, तो 1। और उसके बाद धारा नंबर 53, पंचायत के कर्मचारियों की चयन भर्ती प्रबंध के लिए शक्तियां राज्य सरकार के पास है, और वो है 53 में। तो 4 3 1 2 और 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी है, शायद जो आपको लिख के छूट गया होगा, ऑप्शन नंबर डी के आसपास। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, बताएंगे जल्दी से 60 नंबर क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित कॉलम ए धारा कॉलम बी को विवरण पर मैच कीजिए, धारा 50 49 51 53। चलिए इसका आंसर आप अपने से बताइए जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। 60 नंबर, टाइम दे रहा हूं बताने का, यही तो सिखाया हूं अभी, सिर्फ धारा वाले क्वेश्चन करना, और धारा वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, कौन सा धारा किसमें कर पा रहे हो, जल्दी बताइएगा। सबके सब 60 नंबर क्वेश्चन का डी बोल रहे हो, अरे थोड़ा सा गलती कर रहे हो जी। डी में क्या है ऑप्शन? ऑप्शन तो डी दिख भी नहीं रहा मेरे को, आप लोग को डी दिख रहा है? कौन सा आंसर ले आ रहे हो डी के लिए? 4 3 1 2, 4 3 1 2 लेके आ रहे हो। 60 वाले में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी आएगा क्या? पी के लिए 3, सांसर्गिक रोगों के उसमें सहायता करेगा रोकथाम में। फिर आएगा धारा नंबर 50 में क्या आ जाएगा? 4, ग्राम पंचायत के बीच समन्वय स्थापित करने की बात करेगा, मार्गदर्शन। ठीक है, तो 4 3 नहीं, 4 पहले। उसके बाद 51 में किसमें? 51 में आ जाएगा आपका क्या? 2, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सौंपे गए कृत्य, सौंपे गए 51 में है। और 53 में पहुंच जाएगा कौन सा? सौंपे गए के दायित्व। यहाँ पर पुनः सौंपने का उत्तरदायित्व समाप्त करना, समाप्त करना मतलब शक्ति की बात आ रही है, और शक्ति है 53 में, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे समाप्त करना, सिर्फ सौंपना को मत देखो ना, सौंपने का उत्तरदायित्व तो समाप्त करना है, समाप्त करना मतलब शक्ति। और जब सौंपे गए कार्य बोला गया कृत्य, और सौंपे के लिए कार्य आया, वो आ गया कहां पर? नॉर्मल। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 4 2 1। ठीक है, आगे चलिए, अगले का बताइए। अगला भी वैसा ही है क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर। ये पी शायद थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये कॉलम बी जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर रहेगा, और ये पी धारा नंबर 49 यहाँ पर रहेगा, तो वो थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना, धारा 49 से जोड़िएगा, धारा नंबर 49 का 50 और 52। जल्दी से आंसर बताइए। गुड इवनिंग जी, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, और उसके बाद फिर जल्दी से क्लास को फिर एंड करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर, इतना लेट में नहीं बनेगा। क्या आएगा आंसर 61 का? कुछ नहीं जी, फिर से वही है, ये सामने वाला, इसका भी सामने वाला, इसका भी सामने वाला, और इसका भी सामने वाला, और एकदम सामने वाला ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 61वें का आ जाएगा क्या? हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है जी धारा 49 से 53। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ। लगातार मेरे क्वेश्चन पेपर में भी 4-5 धारा वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और अगर आएगा तो इतना आ सकता है। इसीलिए जो मैंने 15 मिनट या 20 मिनट आप लोगों को याद कराने के लिए वेस्ट नहीं बोलूँगा, याद अगर किए होगे तो मैंने समय का सदुपयोग किया है, और याद नहीं किए होगे तो शायद आप लोगों का समय व्यर्थ हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। 62 नंबर क्वेश्चन।
62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का बस 62 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा है ग्राम पंचायत के कार्य? तो ग्राम पंचायत का दायित्व है जन्म मृत्यु एवं विवाहों का अभिलेख करना, सही है। कौन मरा मेरे ग्राम पंचायत में, कौन जिंदा है, ये करने का काम ग्राम पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना और निगरानी करनी होती है। हाँ, उचित मूल्य मतलब अरे वही सोसाइटी जहाँ जाकर आप लेते हो सामान, राशन, चना, दाल, शक्कर, जिसको जिसको जिस एरिया में होगे उस हिसाब से मिल रहा होगा। जो शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर है, शहरी नहीं बोलूँगा, जो ऐसे वाले ज़िले में है जो क्या है ट्राइबल ज़िला नहीं है, वहाँ पर शायद चना वना नहीं मिल रहा होगा जी, बाकी जगह चना वना मिल रहा होगा आप लोग को शायद, तो ये भी सही है। तीसरा कांजी हाउस, और कांजी हाउस मतलब वहाँ पर जहाँ पर जो गाय या जानवर अलग होते हैं उनका प्रबंधन करना ग्राम पंचायत के कृत्य में शामिल है। तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। फिर क्या आया? ग्राम पंचायत पर अस्पृश्यता, बताइए जल्दी से आंसर, पढ़िए जल्दी से ए बी सी डी और आंसर बताइए 63 नंबर। क्या आएगा 63 नंबर जल्दी से? सर जी आप क्या लिख रहे हो नहीं समझा जी। दुर्गा जी क्या बोल रहे हो? हाँ जी मैं एसी में हूँ, बिल्कुल भी गर्मी नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, एसी में हूँ जी, किस कारण से नहीं दिख रहे होगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आंसर आएगा क्या? तो यहाँ पर अरे यार यही देखो ना, पहला और दूसरा सही है। अभी कार्य में देखा था, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, जनपद पंचायत का कार्य है। अभी तो देखे थे मेला और बाजार जनपद पंचायत का कार्य है, इस कारण से ये गलत है। और तीसरा जहाँ पर है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। 63 का आ जाएगा ए और 2 सही, तीनों सही नहीं है जी। ठीक है जी, तीनों सही नहीं है, तीनों वाले में नहीं। अभी तो बताया था जनपद पंचायत में आएगा वो बाजार एवं मेला। मेला थोड़े से बड़ा एरिया में, ऐसा नहीं है कि हर ग्राम पंचायत में मेला लग रहा है। एक एरिया, एक या फिर बड़ा ग्राम पंचायत है जहाँ पर लाइक दैट जनपद, उसमें कार्य आ जाएगा। आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे 64 नंबर, जल्दी बताएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे वाह, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। ठीक है, वो ठीक है, गाना वाना मत गाओ, पहले आंसर बताओ। गाना गा गा के बाद में पढ़ाएंगे मेला वेला सब। चलो इसको पहले जल्दी से आंसर बताओ। ग्राम पंचायत के कृत्य से संबंधित है 64 नंबर क्वेश्चन। तो ये ग्राम पंचायत के कृत्य याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप सर ये फिर से वही ग्राम पंचायत, फिर से वही जिला पंचायत, तो वो याद करना है, आपके माइंड में डालना है। कुछ ना कुछ ट्रिक से ऐड करने की कोशिश करो। ये भी सही है, ये भी तीनों सही है। ये कार्य को याद कर लो। जब उनमें से आपको क्या करने की कोशिश करता है, जोड़ी मिलाव करके देगा, तो ये याद होना चाहिए कि वृक्षारोपण पंचायत जो आ रहा है वो ग्राम पंचायत का है। निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा की सहायता ग्राम पंचायत का है। जनगणना कार्य में सहायता करना ग्राम पंचायत के कार्य हैं। याद करके रखना पड़ेगा, तभी तो आप रिलेट कर पाओगे। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो बताएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 3 कथन और फिर से आंसर बताइए क्या आएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन का ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, मतलब ऑप्शन में। तो फिर से सबके सबका आंसर क्या, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है करके सबके सब बोलोगे तो तीसरा सही नहीं है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए आएगा जी। यूनिट 3 में कृत्य पूछ रहे हैं। हाँ जी, यूनिट 3 का ही तो है, कार्य ही तो था। ठीक है, बताएंगे ग्राम पंचायत के कृत्य के संबंध में क्या क्या है। तो ये 1 और 2, तीसरा वाला नहीं आएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा 1 और 2, तीसरा गलत है, ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो आ जाएगा क्या 66 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, फिर से वही जनपद पंचायत के कृत्य, धारा नंबर 50 में कौन कौन से लिखे होंगे।
1 2 3। अब जनपद पंचायत के थोड़ा बहुत याद कराने की कोशिश करता, उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे हम लोग फिर से बैंकों की ओर थोड़ा बहुत, और उस बैंकों वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर कर आगे निकलेंगे। जल्दी से बताइएगा, लगभग मेरे को शायद 2 घंटे से ज़्यादा हो गए क्लास लेते हुए, इतना लेट तो ना कराओ। बस आप लोग बस ठीक है सर ऐसे वाले हो, अच्छा तो कर रहे हो करके, मगर अच्छा कर रहे हो करके बार बार बताते नहीं हो, फिर से वो लगता है ना जी क्या बोल रहे हो, अच्छा है नहीं है। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या आएगा 66 नंबर का। तो 66 में फिर से आंसर 1 और 2 सही है, बस 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं है। जनपद का पंचायत में तीर्थ यात्राएं त्योहारों का प्रबंधन वैकल्पिक, ये नहीं आएगा, ये तीर्थ यात्रा त्योहार इसके नहीं आएंगे जनपद पंचायत के, आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2। सर पंचायत कितने हैं सीजी में? अरे बोला तो जी आपको 2 प्रकार के डाटा याद करने पड़ेंगे। आप किस लेवल पर पूछ रहे हो पंचायत, वही तो बताओ, कौन से सिलेबस के लिए पूछ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर बताएंगे धारा 51 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा हूँ ना 2 डाटा सही है उनमें से, आप जो लिखे हो उसमें से किसके लिए पूछा जा रहा है, यही दिक्कत है, ये पूछ रहा हूँ। रहिएगा इसमें कि धारा 51 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, बताइएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जल्दी से बताते चलेंगे जी, जितना जल्दी बताएंगे वो ज़्यादा अच्छी रहेगा, जल्दी से। अरे भैया आप समझते क्यों नहीं हो जी? एडीओ सिलेबस के लिए, तो एडीओ सिलेबस के लिए तो बोल रहा हूँ, कौन से सेक्शन में पूछ रहा है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा, 2 आंसर आएंगे। जब आजीविका के सेक्शन से पूछेगा पंचायत की संख्या कितनी है, या आजीविका बोल रहा हूँ सॉरी, ग्रामीण विकास के सेक्शन से पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की संख्या कितनी है, तो आप क्या लोगे? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लोगे, जिसमें डाटा कम दिया गया है। और जब उसी को पंचायती राज चुनाव कितने पंचायत में हुआ है ये पूछेगा, तब डाटा बढ़ जाएगा। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एडीओ के सिलेबस में ही 2 प्रकार से आएगा। समझते नहीं है जी? बताएंगे इसका आंसर, धारा 51 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा आएगा? तो याद रखेंगे ए बी सी डी, मतलब ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों सही हैं। एक बार रीड कीजिएगा और रीड करके याद रखना होगा जी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन, धारा 53 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायतों को स्वायत्त शासन की संरचनाओं के साथ, या दूसरा बताएंगे, दोनों को पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। हाँ, शक्ति तो 53 है, तो ये शक्ति है और वो भी शक्ति है क्या, दोनों? हाँ, तो दोनों शक्ति है, दोनों के दोनों आंसर हैं। शक्ति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों, ऑल मतलब वही 1 और 2 दोनों, उसको बोलेंगे ऑल। आगे चलेंगे, 1 और 2 दोनों सही है ना? ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें बताइएगा, अब पहुंच गए हम लोग कहाँ पर? ग्रामीण विकास वाले सेक्शन में, और जहां पर बैंकों के बारे में और पूछा जाएगा। बताइए, छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 तक कुल कितनी बैंक शाखाएं और एटीएम हैं? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। कुल कितनी बैंक शाखाएं एवं एटीएम हैं, जल्दी से बताएंगे। हो गया जी यहाँ तक? क्या आएगा आंसर इसका? आंसर आएगा 3412 शाखाएं एवं 3607 एटीएम। 3412 शाखाएं एवं 3607 एटीएम है, याद रखना। गलत बोल रहे हो जी भार्गव जी, आप जो बोल रहे हो नंबर ठीक है, मगर वो शाखाएं कम रहेंगी ना, एटीएम ज़्यादा, तो शाखाएं कम रखो, 3412 शाखाएं और 3607 एटीएम। ठीक है, याद रखेंगे, आगे चलेंगे। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, ये बताओ, ये बताइएगा आंसर क्या आएगा? आपके क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइएगा क्या आएगा?
क्या आएगा जी आंसर? ए आएगा, बी आएगा। ए, बी और डी गलत है सर, सी बस सही है बोला जा रहा है। इनमें से कौन सा सही है? ए, बी और डी गलत है बोला जा रहा है, सी बस सही है, तो सही बोल रहे हो जी, सी बस सही है। 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था, हर घर में कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करने के लिए। आगे चलेंगे और बताइएगा 71 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या है? पीएम जनधन योजना 1 मार्च के आसपास सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस डाटा को लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है, तो क्या आप लोग सही बता पाओगे या नहीं? सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैंने पहले भी पूछा था, इसी क्वेश्चन को बाद में भी पूछ रहा हूं, तो बताइएगा क्या आएगा आंसर? जल्दी बताएंगे। सबके सब ए? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। और एक बात बोलूंगा तो कैसा बुरा लगेगा बताइएगा मेरे को, कि जितने भी आंसर अभी तक मैंने देखे सबके आंसर आ रहे हैं ए। क्या? वही सर, 1, 81, 75, 0, 87, यही तो अभी याद कराए थे, आप ही ने याद कराया सर, और ये गलत है जी। ये जनधन खाता की संख्या है, बैंक खाता, ये क्या है? बैंक खाता की संख्या है। यहां पर नहीं पूछ रहा है बैंक खाता, लाभार्थियों को रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। क्या करते हो जी, ऐसे में तो हो जाएगा। अभी पढ़ाया था सर करके वही आंसर दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बैंक खाता की संख्या। अभी पूछ के आ रहा हूं, बैंक खाता तो है, रुपए कार्ड कितने को दिया? बैंक खाता नहीं, रुपए कार्ड पूछा है। सबका सब बैंक खाता का आंसर दे रहे हो, ऐसे ही में तो गड़बड़ होगा। पूछा कुछ और था सर, आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो आंसर आएगा क्या? ये 1094755 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, नंबर याद कीजिए, मुझे भी लग रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, सबके सब ए वाले गलत हो, ए वाले में बैंक खाता पूछेगा तब आ जाएगा। एटीएम कार्ड की संख्या मतलब आपको रुपए कार्ड कितने दिए गए हैं ये बताने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इतने खाता है मगर सभी को एटीएम नहीं मिला है, सभी को रुपए कार्ड नहीं मिला है, रुपए कार्ड कम लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बताइएगा 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई। शिशु ऋण योजना 50,000 रुपए तक ऋण मिलता है। किशोर ऋण योजना 50,000 से 5 लाख रुपए तक का दिया जाता है। सही है, गलत है, क्या क्या है बताएंगे? 72 सेम मुद्रा योजना उधर भी पूछा हूं, यहां पर फिर से पूछ रहा हूं, तो सही है, गलत है, एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, बताएंगे जल्दी से। बढ़िया, 72 को क्वेश्चन सभी सही है। इसके बाद तरुण याद रख लेना। तरुण में क्या आ जाएगा? तरुण में आ जाएगा 5 लाख से 10 लाख, और इसके बाद एक और याद रख लेना, इसी तरुण में तरुण प्लस जो अभी नया चालू हुआ है, तरुण प्लस, और ये जाएगा 10 लाख से 20 लाख तक, 10 लाख से 20 लाख तक। याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 72। आगे चलेंगे, 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे जी। बताइएगा 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
अरे ओ दोस्तों, बताओगे डाटा? सबसे ज़्यादा वाला डाटा सही है, ये वाला नहीं, ये वाला। सबसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। इसीलिए डाटा को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा फैक्ट वाइज। मुद्रा योजना में शिशु ऋण कितने लाभार्थियों को दिया गया है? तो 5,98,891। डाटा कंफर्म नहीं रहता है तो स्किप करना होता है, तुक्का नहीं लगाना होता। डाटा कंफर्म पता हो, लगभग कम से कम ये पता हो कि नहीं सर 6 लाख के आसपास था, 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब 6 लाख के आसपास आप आंसर लगा रहे हो, सही बात। मगर एकदम से तुक्का मत लगाना जी, ठीक है? याद करके चलो, ये लगभग 6 लाख। शिशु ऋण कितने लोगों को मिला है? तो लगभग 6 लाख को लोगों को मिला है, ये याद रखोगे। तो 6 लाख के लगभग वाले को लगा लेना, मगर सबके सब 6 लाख के लगभग रहेंगे तो आंसर मत दीजिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं लगाते जी, ठीक है? कंफ्यूजन में आंसर मत लगाइएगा, ये बोल रहा हूँ, तुक्का ऐसे नहीं लगाते। चलिए बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। क्या बोला? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का उद्देश्य लाभार्थी तक बिना देरी के पैसा पहुंचाना है। डीबीटी मतलब वही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन के पहला चरण सभी लाभार्थियों बैंक खाता खोलना है। फिर आ जाएगा आधार नंबर और NPCI मैपर पर अपलोड के साथ बैंक खाते की सीडिंग, डीबीटी का दूसरा चरण है। बताइएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सभी सही है, क्या है? तो याद रखेंगे सभी सही हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं जब भी देता हूं आपको याद करने के लिए देता हूं, ये सभी को याद कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन का मतलब सभी सही, और सभी को आपको डायरेक्टली याद करना है कि अगले बार अगर क्वेश्चन में आए तो आप गलत नहीं करोगे, सब याद रखोगे कि क्या क्या किया जा रहा है, कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब क्या होगा, ठीक है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियली ट्रांसफर। चलिए फिर से डाटा। अब ये डाटा एग्जैक्ट इसलिए दे रहा हूं, ये सब के सब आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ, और आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा जो अगर पूछना चाहे तो डायरेक्टली फैक्ट पूछता है, तो वो डायरेक्टली फैक्ट एक बार देख लिए रहोगे तो माइंड में छपा रहता है, डायरेक्टली नहीं देखे रहोगे तो गड़बड़ होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के PMSBY के तहत कितने लोग नामांकित हुए हैं? बताएंगे ABCD, तुक्का ही लगा लो, अभी अभी तुक्का लगा लो, कम से कम बाद में याद करते रहना। तो इसमें और ज़्यादा 98, 44, 302 आंसर, 98, 44, 302 इसका आंसर है, याद रखेंगे। 98, 44, 302 इसका आंसर है, याद रखेंगे। 54 वाला नहीं जी, 58 वाला, 98 वाला। आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो बताइएगा 75 के बाद 76वां नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 76वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए, क्या आएगा? निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए, क्या आएगा? ABCD। कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष जो भी लिखा गया है, कौन सा के लिए है? जीवन ज्योति बीमा। बीमा आया मतलब बैंक से संबंधित, और इसको आप देखेंगे। हाँ जी, डेट पे तुक्का नहीं लगाना, तुक्का लगाओगे कुछ समझ नहीं आएगा। तुक्का मतलब थोड़ा बहुत आप जब जानते रहोगे तब तुक्का लगाना। इसका बताइएगा क्या आएगा? तो मैं हमेशा बोला, ऐसे क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ज़्यादातर आपको क्या समझाने और याद करने के लिए देता हूँ। कई बार कुछ में कई बार कम ज़्यादा रहेगा, बाकी चीज़ें याद रखेंगे। जैसे बोला जा रहा है ओनली 3 बस सही है, नहीं जी, याद रखिएगा सभी कथन सत्य है, याद रखेंगे। अभी चेंज है, अभी चेंज में क्या क्या चेंजेस है वही बताइएगा। अभी चेंजेस में ये 18 से 50, 330 रुपये वार्षिक किस्त पर 2 लाख रुपए तक का जीवन कवर मिलता है। क्या चेंज है वही तो जानना चाह रहा हूँ जी। क्या आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पता है या नहीं करके, तो ये तो पूछ रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया सुनील जी, क्या है? 36 नहीं जी, 43 है कि 36 है? क्या है? 36 है। ये है क्या? 436 रुपये, और ये है क्या? 20 रुपये। 436 रुपये और 20 रुपये, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। और केवल 3 वाला, यहाँ पर ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ये 1 के जगह क्या रहता? केवल 3 रहता जी ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर 3 के कारण ओपन क्या आ जाएगा? आपका डी सही होगा, ठीक है। मगर पहले के हिसाब से अगर क्वेश्चन देखोगे तो पहले के हिसाब से तीनों सही आते थे, जिसमें जो चेंजेस हुए हैं यही चेंज हुए हैं, याद रखिएगा। ये 20 रुपये और ये 436 रुपये,
436 रुपये और 20 रुपये याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो लिखेंगे इसमें 77 नंबर। बताइएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइएगा 77 नंबर। जल्दी से बताएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। 1 2 3 बताएंगे। 1 2 3 सही विकल्प। ऑल सही है सर बोला जा रहा है और सही है। ये भी सुकन्या वाले में 1 2 एंड 3 डायरेक्टली सही है, सभी के सभी सही। ऑल सही है, 1 2 3 और तीनों के तीनों सही रहेंगे। ये 77वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे क्या आ जाएगा। हाँ तो ये 15-16 के लिए लिखा हूँ ना जी, ब्याज दर वर्तमान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। 8.2 है अभी वर्तमान में। हाँ हाँ जी सही है प्रिया, 8.2 ही है। ठीक है, मगर अभी तो ब्याज दर वो नहीं है ना, वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। इसमें बताएंगे 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे क्या आएगा। निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अटल पेंशन योजना कम अंशदान पर 500 से 5000 रुपये तक निश्चित पेंशन की बात करता है। यह योजना जल्दी से बताएंगे 78 में क्या आएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पर जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। यहां पर याद रखेगा अटल पेंशन योजना में ये 500 के बजाय 1000 से 500 रुपए तक है, इस कारण से ये गलत है और ये सही है। केवल 2 और 3 सत्य, केवल 2 और 3 सत्य, क्योंकि इसमें सही पूछा गया था। आंसर आ जाएगा केवल 2 और 3, जिसमें आ जाएगा पहला वाला गलत और दूसरा तीसरा सही है जी। पहला वाला गलत और दूसरा तीसरा सही है। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो बताइएगा 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को स्वीकृति कुल ऋण राशि कितनी थी। ये तो याद होना चाहिए। 23-24 बोला हूँ, 23-24 में जितना स्वीकृत किया जा चुका है वो बताना है कितना आएगा। ABC बताइएगा जी। 79 का बढ़िया, 79 का C। 17 70 71 कितना मस्त नंबर है। 17 70 और 71, ये गलती से ये भी 71 रहता तो कितना मस्त हो जाता। 17 71 71 याद करना और आसान हो जाता तो भी, मगर ये भी अच्छा है। 1770.71 करोड़। ठीक है, 1770.71 करोड़ है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो बताएंगे 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में थी, जिसे अब 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई का रजिस्ट्रीकरण राष्ट्रीयकरण जनवरी 1950 में हुआ था। अब यह भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व में है। बताएंगे 1 2 और 3 तीनों में से कौन सा सही है। जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जिससे सर ऐसे ही क्लास में समझाए थे। हाँ जी वही तो बताया था, 17 70 17 71 वाला लिख के तो क्लास में बताया था ना। 71 रहता तो ज़्यादा याद रहता, वो 71 याद आ जाता तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता। बढ़िया जी। क्या है कि केवल 1 और 2 तो सही हैं, 3 गलत क्यों है, क्योंकि ये 49 है सर, 1949 है सर, इस कारण से ये गलत है और इसके कारण केवल 1 और 2 सही। बढ़िया जी। सुनील आपका तैयारी बढ़िया है सबसे ज़्यादा अच्छे से। हाँ और ब्लैक हार्ट धन्यवाद जी काजल जी। ठीक है 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। और निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत
सहकारी बैंक और फिर से सहकारी बैंक, तीनों सहकारी बैंक के बारे में है, बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। बोला जा रहा है 81 का बी है सर, 1 और 2। तीसरा गलत क्यों है जी, तीसरा गलत भी तो बताओ। जैसे भूमि ऑल बोल दे रही हैं, तो तीसरा गलत है तो क्यों है, इसलिए गलत है सर। ये SBI लिखा है, RBI है अभी जो है, RBI के द्वारा किया जा रहा है, SBI के द्वारा नहीं, भारतीय स्टेट बैंक नहीं। पहले 2 भागों में किया जाता था, अभी पूरा पूरा RBI के द्वारा किया जा रहा है, पूरा पूरा RBI के द्वारा किया जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा पहला और दूसरा। आगे चलते हैं, तीसरा गलत है। आगे बताएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे जी, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम जल्दी जल्दी बताएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पढ़े और सही है गलत है बताएंगे जल्दी से। ABCD 1 2 3, तीनों में से कथन कौन कौन सा है, कौन कौन सा सही है। लाइक की संख्या, अरे ओ दोस्तों लाइक वाइक तो बढ़ाओ। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और सभी सही। सभी याद करना रहता है, सभी को याद कर लेंगे, ठीक है, सभी को याद कर लेंगे पूरा, तीनों। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, तीनों आएगा, 1 2 और 3 याद रखेंगे, ठीक है, 1 2 और 3 तीनों आएगा, याद रखेंगे, तीनों सही। आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितने जिलों में बताएंगे, आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट क्या है, 19 है, ठीक है। 19 जिलों में कितने उप योजना चल रहे हैं जी, इसके अंतर्गत परियोजना 19 जिलों में परियोजना चल रहे हैं, कितने परियोजना चल रहे हैं वो भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। 19 जिलों में कितने परियोजना, ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 19 जिले में कितने परियोजना चल रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मगर 19 जिले में कितने परियोजना ये बताएंगे, बताइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी, वाटर सेट को पढ़ना है ना जी, वो उसके अंतर्गत आएगा। सिर्फ 9 परियोजना, अरे उतने जिले में सिर्फ 9 परियोजना, अरे वाह, अच्छा नॉलेज। सर्च कीजिएगा एक बार कितने परियोजना, ऐसे कुछ होमवर्क भी रहें जिसको आप शायद करो तो ज़्यादा अच्छा लगे। इसका बताइएगा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें याद रखिएगा केवल 1 और 2 शामिल हैं। सहकारी संस्थाएं केवल कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करती है बोल दिया गया, इसलिए गलत है। केवल कृषि नहीं, बाकी में भी काम करेगा, याद रखिएगा। सर सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है जी, मैं मान गया। वाटर सेट मगर किसके अंतर्गत आ सकता है, कृषि में पानी देने के लिए, कृषि के उत्थान के लिए। भारतीय कृषि आपके में है और भारतीय कृषि है, इस कारण से योजना में आएगा। आप ये मत सोचो कि पानी गायब मतलब पूरा पानी गायब कर दूंगी हर जगह से। जल प्रबंधन नहीं है सर, तो पूरा प्रबंधन जितना जल से रिलेटेड आएगा सब गायब हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कृषि के लिए जरूरत पड़ेगा पानी का, बाकी और विकास के लिए जरूरत पड़ेगा पानी का, ग्रामीण विकास के लिए तो आएगा पानी जल वाले। समझ में आया। इसका आंसर तीनों, ये केवल बोला इस कारण से ये गलत है, बाकी 2 सही है। समझ में आया। 310 परियोजना है वो भी गलत, देखेंगे। और चलिए 70 की 90, चलिए 84 हो गया। कैसा लगा जी यहाँ तक के क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, ब्लैक हार्ट्स देते रहिएगा। और आखिरी मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे
और उसके बाद फिर लक्ष्मण सर आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको जी। बताएंगे जी जल्दी से। 86 नंबर मतलब 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। पचासी नंबर क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा बोला जा रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। पचासी नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। तो सबके सब दूसरा बोल रहे हैं, बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपने अभी तो पढ़ा था 2000 नहीं है सर, 2058 है, इसके कारण ये गलत है। और दूसरा और तीसरा सही है। आंसर आ जाएगा क्या? केवल 2 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि 2000 नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में पढ़ा था 2058। तो आज की क्लास को फिर यहीं पर आगे लक्ष्मण सर कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ब्लैक हार्ट्स दे दीजिए जी, और बताइएगा कैसा लगा क्लास। एक बार ब्लैक हार्ट्स दे देते ज़्यादा अच्छा रहता। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा क्या? 2058। थैंक यू ऑल। जस्ट जी जस्ट कंटिन्यू होगी। इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सर फिर से करेंगे, ठीक है जी। और ये बहुत अच्छा लगा या जो ब्लैक हार्ट्स है वो कमेंट पर भी दिखने चाहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल सभी को। अभी लक्ष्मण सर तुरंत कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट में आगे के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे लक्ष्मण सर। तो सब तैयार हैं? 86 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तभी तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, है ना। देखो भाई, 86 क्वेश्चन जो है क्या बोलता है कि उच्च न्यायालय और उसके विशेष विशेषता को संबंधित करना है। जैसे पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो इलाहाबाद सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, याद रखेंगे। वैसे ही दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय में पहली बार क्या किया गया था? बेंच की स्थापना की गई थी। और उसके बाद है कलकत्ता, तो कलकत्ता के लिए याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये सबसे पुराना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो बच गया दिल्ली, तो दिल्ली में याद रखना इसका ऑप्शन यही है, चौथे का चौथा ही है। पहली बार अधिकार क्षेत्र में सिफारिशी भूमिका जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय में मांगी गई थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी में। तो हो गया 86 का आंसर आएगा ऑप्शन ए इस हिसाब से। चलो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। न्यायिक पुनराविलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो पहला, इसके तहत मतलब इसको आर्टिकल 13 के तहत प्रावधानित किया गया है। दूसरा, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार कार्यपालिका के निर्णयों को संवैधानिकता की जांच भी करता है। तीसरा, न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी कानून को संविधान के खिलाफ पाते ही निरस्त कर सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो संसद उसको तुरंत निरस्त कर सकती है। इसके अलावा यही शक्ति उसको कार्यपालिका के निर्णयों के संवैधानिकता की जांच करने का भी अधिकार देता है। और ये सब बताया गया है आर्टिकल 13 में। इसलिए तीनों ही पॉइंट क्या होंगे? सही होंगे। याद रखना, तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका कथन, सभी कथन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जनहित याचिका को लेकर है। तो PIL के संबंध में
जो कथन है उस पर विचार करना है आपको। पहला, पीआईएल भारत में 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल सही है, 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। पीआईएल दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना अनिवार्य है, तो ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है पीआईएल दायर हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। पीआईएल का उद्देश्य आम जनता को न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच प्रदान करना है, तो हाँ, इसी के लिए ही जनहित याचिका चालू की गई थी। पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, बाल अधिकार और श्रमिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो हाँ, इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो आंसर होगा 1, 3 और 4, ये सही है, याद रखेंगे 1, 3 और 4 सही है, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो रूल ऑफ लॉ में कानून केवल सरकार पर लागू होता है, नहीं, तो इसीलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ कानून की समानता की बात करता है, तो हाँ बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ जो है वो कानून की समानता पर आधारित होता है, और रूल बाय लॉ जो है कानून का उपयोग सिर्फ शासन के आदेशों को लागू करने के लिए किया जाता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ को स्पष्ट कर रहा है बिल्कुल, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, ये आर्टिकल 14 में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका कथन और कारण है। नेक्स्ट क्या है आपका? कथन और कारण। तो कथन क्या बोलता है? कथन बोलता है सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। दूसरा, केंद्र में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया होगा। तो बिल्कुल, सरकारी आयोग ने इसीलिए सिफारिश की थी क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनती थी, पहले के समय में ऐसा हुआ है कुछ समय में कि केंद्र में जो सरकार है, उनकी सरकार, उस राजनीतिक पार्टी की सरकार अगर राज्य में नहीं है, तो वहां क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य सरकार को, जो उसके वहां की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसको बर्खास्त करके क्या कर रहे हैं, फिर से चुनाव करा दे रहे हैं, या राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं, राज्य आपातकाल लगा दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। तो ये दुरुपयोग होता था, इसलिए सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार जो है उसको 356 का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव। इसको इसलिए बनाया गया था जब किसी राज्य में राज्य ऐसा काम कर रहा है कि वो देश से अलग होने की कोशिश कर रहा है, उस राज्य में अशांति फैल चुकी है, ठीक है, मतलब युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध बोलना चाहिए, दंगों जैसे हालात हैं, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए आर्टिकल 356 को बनाया गया था, न कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इसलिए सरकारी आयोग ने इसके लिए सिफारिश की थी कि इसका प्रयोग एकदम सावधानी से किया जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि इसके लिए क्या आंसर आएगा, ऑप्शन, इसके लिए आएगा ऑप्शन सी। दोनों ही ए और आर दोनों ही सही कथन है, कथन और कारण दोनों ही सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलो अगला क्वेश्चन जो है ना वो ट्रिब्यूनल को लेकर है। ट्रिब्यूनल, याद रखना, ट्रिब्यूनल भारतीय संविधान में मूलतः शामिल थे तो नहीं शामिल थे, क्योंकि न्यायाधिकरण को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसके माध्यम से जोड़ा गया था संविधान में, मतलब न्यायाधिकरण पहले से संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, न्यायपालिका थी। न्यायाधिकरणों का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों का पर मामलों का बोझ कम करना होता है। हाँ, क्योंकि न्यायालय जो है उन पर वैसे भी केस बहुत पेंडिंग है, तो उनको खत्म करने के लिए अलग से क्या किया जाता है, न्यायाधिकरण बनाया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व हो सके, बहुत सारे केस जल्दी जो है निपटाया जा सके। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण सीएटी कैट का गठन केवल राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों को सुनने के लिए किया गया था, तो हाँ, इसी के लिए किया गया था। तो कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको पहले से मूल संविधान में नहीं रखा गया था, क्योंकि ऐसा पता नहीं था ना कि न्यायपालिका जो है केस को इतना पेंडिंग कर देगी कि एक ही केस जो है 2 साल 4 साल 10 साल तक खींचता जा रहा है, तो ऐसे केस पेंडिंग हो जाएंगे बहुत सारे, ऐसा अनुमान तो था नहीं संविधान जब बना रहे थे तो। लेकिन जब 1976 में ऐसा महसूस हुआ कि न्यायाधिकरण, न्यायपालिका जो है उसके ऊपर केस का लोड जो है बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, तो न्यायाधिकरण बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था, न्यायाधिकरण बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी सदस्य को संसद में अपनी सीट कब खाली करनी पड़ सकती है? पहला, यदि न्यायालय द्वारा उसका चुनाव शून्य कर दिया है। बिल्कुल, अगर चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया
तो आपका चुनाव हुआ ही नहीं है इसका मतलब, तो आपको अपना संसद सीट खाली करना पड़ेगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया, अगर आपको सदन से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, तो भी आपको संसद की सीट खाली करनी पड़ सकती है। यदि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाए, तो आप संसद सदस्य रहते ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन सकते हो। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हो तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन ही नहीं सकते। इसलिए ये पॉइंट गलत है। ये पॉइंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने के लिए सदस्य होना जरूरी है, तो सीट तो खाली नहीं करना पड़ेगा। यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाए, तो राज्यपाल का पद और एक सांसद का पद में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है एक राज्य का मुखिया है, ठीक है, और सांसद जो है उस एरिया का मुखिया है, उस लोकसभा क्षेत्र का मुखिया है जिस एरिया से वो चुन कर आया। तो दोनों में फर्क है, इसीलिए संसद का सीट उसको खाली करना पड़ेगा। या तो सांसद रहे या तो राज्यपाल को छोड़ दे, मतलब दोनों पद में से एक पद ले ले। अगर उसको राज्यपाल के लिए नियुक्त कर दिया गया तो संसद सीट उसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है, इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? तो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन आएगा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से, बिल्कुल। नेक्स्ट, विधानमंडल में दोहरी सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है विधानमंडल में दोहरी, है ना, विधानमंडल में दोहरी सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यदि कोई संसद सदन के लिए चुना जाता है, दोनों सदनों के लिए, तो 10 दिनों के भीतर उसे सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। ऐसी सूचना न देने पर लोकसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, तो ये गलत पॉइंट है। यदि एक सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो दूसरे सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाती है, गलत। यदि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीटों के लिए चुना जाता है तो उसे एक के लिए अपना विकल्प चुनना चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता किस पर पड़ती है? ये आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा। जैसे साधारण बहुमत साधारण विधेयक के लिए पड़ेगा, धन विधेयक के लिए, वित्तीय विधेयक के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए। लेकिन राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो साधारण बहुमत नहीं लगता, विशेष बहुमत लगता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो भी विशेष बहुमत लगता है, इसलिए भी गलत। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो भी विशेष बहुमत लगता है, इसलिए भी गलत। राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 9, ऑप्शन डी यहां पर क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खत्म हो जाएगा जल्दी, 100 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर लगाया जाने वाला व्यय है? पहला, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार ब्याज सहित उत्तरदायी है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के देय वेतन भत्ते पेंशन। तो ये सब भारत के जो संचित निधि है, भारत का जो राजकोष है, उसी से जाता है ये सब वेतन, इसलिए इसमें आएगा 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? अनुपूरक अनुदान तब उठाया जाता है जब उस वर्ष के लिए अधिकृत राशि जो है वो अधिक हो जाती है और समाप्ति से पहले इसको पारित करना होता है, बिल्कुल सही। ऋण का वोट, यह सेवा के परिमाण या अनिश्चित चरित्र के कारण अप्रत्याशित मांग के लिए दिया जाता है या लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया खाली चेक होता है, यह भी सही है। सांकेतिक अनुदान, यह बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उपलब्ध निधियों के पुनर्वियोजन के लिए दिया जाता है, यह भी सही है। असाधारण अनुदान, यह तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक धन खर्च हो चुका है। तो नहीं, इस चीज के लिए वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा इसमें मतदान करती है, तो वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा इस पर मतदान क्यों करेगी? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए? तो या तो 10 सदस्य चाहिए या फिर 1/10 भाग। तो 10 सदस्य या 1/10 भाग मतलब 90/10, 90 विधानसभा सीटें है ना हमारे यहाँ, तो 90/10 का मतलब 9 सदस्य। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है भाई बताओ? 10 सदस्य या 9 सदस्य? तो दोनों में बड़ा है 10, तो आंसर आएगा 10। अगर यहाँ 9 के जगह पे 12 आ जाता तो 10 और 12 में बड़ा कौन है? 12, तो आंसर 12 लेते। अगर यहाँ पर 15 आ जाता तो 10 और 15 में बड़ा कौन सा है? 15, तो आंसर 15 लेते। यहाँ पर अगर 6 आ जाता
तो 6 और 10 में बड़ा कौन है? 10, तो आंसर 10 लेते। समझ रहे हो? गणपूर्ति को इसी तरह से लेना होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताइए। ये राज्यपाल की शक्ति के बारे में है ना, तो ये आर्टिकल 200 में है। गलत, ये आर्टिकल 200 में नहीं है, आर्टिकल 201 में है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। गलत, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो यह अनिवार्य है। बिल्कुल सही। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो बिल्कुल धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल सारे विधेयक आरक्षित कर सकता है। इसलिए तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। तीसरा और चौथा दोनों ही सही है। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय की घोषणा के बारे में समझेंगे हम। राष्ट्रपति राज्य कार्यपालिका को निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है। गलत, नहीं, सामान्य कार्यकाल को राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, ठीक है, अगर आपातकाल का समय है तब बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते। एक ही बार बढ़ाया गया था उस समय 1970 से 75 वाले टाइम पे। 75 में इमरजेंसी लगा था ना, तब 76 और 77 एक साल करके 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के पैटर्न में संशोधित कर सकता है? सही। तो यहां पर पहला और चौथा पॉइंट आपका क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। ठीक है, पहला और चौथा पॉइंट सही दिख रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। पहला और चौथा पॉइंट सही दिख रहा है, इसलिए आंसर आएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश बनाता है? बिल्कुल सही है। इसका दायरा संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य? बिल्कुल, संसद जैसे कानून बनाती है ना, वैसी राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। यह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब लोकसभा सत्र में ना हो। बिल्कुल सही, लोकसभा सत्र में रहेगी तो लोकसभा कानून बनाएगी ना, राष्ट्रपति के अध्यादेश की जरूरत ही नहीं है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है? गलत, यह राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद के सलाह की जरूरत होगी। तो 1, 2, 3 सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था मेगा टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, मेगा टेस्ट के 100 प्रश्न। ठीक है, मेगा टेस्ट 4। ठीक है, तो कंप्लीट होता है आपका मेगा टेस्ट एडीओ का जो मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट 04 का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी जो प्राइस है वो 499 है। अभी भी प्राइस जो है वो एडीओ के टेस्ट सीरीज का कितना है भाई? 499 है। ठीक है, बताओ जी, सब चीज ओके? वीडियो रुक गया था क्या? हो गया सब चीज ओके है ना? अभी और क्वेश्चन बचे। कौन सा क्वेश्चन बचा है? कौन सा क्वेश्चन बचा है बताओ। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया ना कि कोई क्वेश्चन बचा है? बता दो, कोई क्वेश्चन बचा होगा तो करा दूंगा। कंप्लीट हो गया? ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।